हाँ जी, तो करें स्टार्ट। वेलकम बैक कोडर आर्मी हमारी इस जावा की सीरीज में। और आज हम जावा का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क्स। अब जावा का कलेक्शन फ्रेमवर्क खुद से तो बहुत ज़रूरी है ही, पर इसमें बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें आती है, जैसे कि जावा का स्ट्रीम्स आएगा और जो कि हम धीरे धीरे बाद में देखेंगे। पर चलो आज इसकी फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्क्रीन पे। देखो, सबसे पहले ना बहुत नॉर्मल सी एक बात करते हैं कि जब भी हम कोड लिखते हैं, हम किसके साथ डील कर रहे होते हैं? हम डील कर रहे होते हैं डेटा के साथ, राइट। अब ऑब्वियसली उस डेटा को हम ऑब्जेक्ट के अंदर डाल के रख लेते हैं इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पर एक्चुअली डील तो हम डेटा के साथ ही कर रहे होते हैं, है ना। अब जब भी आप कोई कोड लिखते हो, आपको डेटा को अलग अलग तरीके से स्टोर करवाना पड़ता है ना। और आप डेटा को अलग अलग तरीके से स्टोर इसलिए कराते हो ताकि आप डेटा पे अच्छे से क्वेरी कर पाओ, राइट। तो हमें क्वेरी भी परफॉर्म करनी होती है। तो यहाँ से ना जन्म होता है डेटा स्ट्रक्चर्स का। अब डेटा स्ट्रक्चर खुद में एक अलग पूरी की पूरी ब्रांच है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डीपली रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको पता होगा, हमारे पास एरेज होते हैं, राइट। ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि लिंक लिस्ट, ट्रीज, हैश मैप वगैरह वगैरह, ठीक है। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि हमें डेटा स्ट्रक्चर्स की जरूरत क्यों पड़ती है। और आंसर है ताकि हम डेटा को एफिशिएंटली स्टोर कर पाएं और उस डेटा पे क्वेरी कर पाएं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पूछूं कि लेट से हमारे पास एक एरे है, ठीक है, और वो एरे है नॉर्मल नंबर्स का। तो मान लो उसमें मैंने कुछ नंबर स्टोर कर रखे हैं, 3, 7, 10, 1, 4 और लेट से 12, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये मैंने क्या किया, सिंपल एक एरे लिया होगा, उस नंबर्स को स्टोर करवा दिया होगा, जैसे कि अभी तक हम करते आए थे। पर अब मैंने नंबर तो स्टोर करवा दिया, इनफैक्ट कोई भी नया नंबर डालना मेरे लिए बहुत ईजी है। अगर मान लो कोई मुझे बोलता है इसी एरे में लास्ट में क्या था, 12 था, इसी एरे में लेट से 24 एंटर करो, तो मैंने लास्ट में 24 एंटर किया, हो गया मेरा काम खत्म। कल को कोई और नंबर बोलेगा लेट से 0 एंटर करो, लास्ट में 0 एंटर कर दूंगा, राइट। तो बेसिकली नए नंबर को इसमें डालना बहुत ईजी है, उसको मैं कर सकता हूँ कॉन्स्टेंट टाइम में, कांस्टेंट टाइम, राइट। अब कांस्टेंट टाइम क्या होता है? अगर हम उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे बोले तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ 1, राइट। लेकिन आप सोचो, अगर मैं आपको इसमें एक क्वेरी करने को बोलूं, मेरे पास एक क्वेरी है कि मुझे बताना है कि इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो अगर मुझे लार्जेस्ट नंबर बताना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे हर एलिमेंट पे जाना पड़ेगा, राइट, और देखना पड़ेगा कि क्या वो मेरा लार्जेस्ट है। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ कि मैं पहले एलिमेंट को लार्जेस्ट मान लूँ, 3 को मानूँ, फिर आगे देखूँ क्या मुझे 3 से बड़ा नंबर मिला, 7, तो अपने लार्जेस्ट को अपडेट कर दूँ 7, फिर ऐसे मेरे को मिला 10, तो मैं लार्जेस्ट को अपडेट कर दूँ 10, और इस तरह मैं लूप में आगे चलता रहूँ। फाइनली मुझे 24 लार्जेस्ट एलिमेंट मिलेगा और मैं रिटर्न कर दूंगा अपना 24, कुछ इस तरीके से। पर ये वाली क्वेरी करने के लिए मुझे कितना टाइम लगा? मेरे को सारे एलिमेंट्स को एक एक बार स्कैन करना पड़ा, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतना टाइम लगा। और इसको मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भाषा में क्या बोलता हूँ कि मेरे को लगा ऑर्डर ऑफ n टाइम, राइट। n क्या है? जहाँ पे n इज द साइज ऑफ द एरे। तो जितना मेरा साइज ऑफ द एरे बढ़ता रहेगा उतना मेरा टाइम भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि मुझे हर एलिमेंट को जा करके एक बार पूछना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली मैंने डेटा को स्टोर करना तो ईजी कर दिया, है ना, कॉन्स्टेंटली मैं उसमें आगे एलिमेंट्स ऐड कर सकता हूँ, पर डेटा में क्वेरी मेरी बहुत मुश्किल हो गई। तो मेरा ये वाला डेटा स्ट्रक्चर उतना एफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एरे को इस तरह स्टोर करना इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए इतना ऑप्टिमाइज नहीं है, इतना एफिशिएंट नहीं है, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, अगर हम बिल्कुल फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल लगाएं तो हमारी माइंड में आएगा कि व्हाट इफ हम एरे को सॉर्ट करके रख दे, है ना। सॉर्ट करके मतलब उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं, है ना। तो लेट से मेरे पास जो मेरा यही वाला एरे था, इसी एरे को अगर मैं सॉर्टेड फॉर्म में रखना चाहूँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं इस एरे को कन्वर्ट कर लूँगा कुछ इस तरीके से। लेट से मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा और फिर धीरे धीरे वो बढ़ते जाएंगे। तो सबसे छोटा नंबर है 0, फिर है हमारा 1, और ऐसे मैं करता जाऊँगा कुछ इस तरीके से। मैंने सारे नंबर्स को सॉर्ट कर लिया, सबसे पहले आ गया 0, लास्ट में आ गया 24। अब अगर मुझसे कोई पूछे सेम क्वेरी करके कि भाई लार्जेस्ट नंबर बताओ, तो क्या मैं उसको कांस्टेंट टाइम में नहीं बता सकता? मैं लार्जेस्ट नंबर कहाँ मिलेगा? लास्ट में। तो बेसिकली जो भी मैं इसका फंक्शन लिखूंगा, मुझे फाइनली क्या करना पड़ेगा? मुझे फाइनली रिटर्न करना पड़ेगा एरे में, ये जो मेरा एरे है उसमें कौन सा इंडेक्स? एरे डॉट लेंथ वाला इंडेक्स, लेंथ -1 वाला इंडेक्स, कुछ इस तरीके से। जैसे ही मैं इसे रिटर्न करूंगा, इसका मतलब मैं 24 रिटर्न कर रहा हूँ, जो कि लार्जेस्ट होगा। तो मैंने क्या किया? मैंने अपने डेटा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज किया और उसको इस तरह अपने डेटा को स्टोर करवाया ताकि मेरा ये वाली जो क्वेरी है बहुत फास्ट हो जाए, राइट। तो मैंने क्या किया? सॉर्टेड एरे यूज कर लिया। पर अब इस सॉर्टेड एरे में भी एक दिक्कत है। अब इसमें ऑर्डर ऑफ 1 तो हो गया मेरा सर्च करना, पर अब मान लो मेरे को नए एलिमेंट में ऐड करना है। अगर मेरे को कोई देता है लेट से 6,
कि 6 इस लिस्ट में ऐड करो, तो मैं इसको रैंडमली अब लास्ट में जाके तो ऐड कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे को सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो मेरे को देखना पड़ेगा कि 6 कहाँ आ सकता है। 0 1 3 4 7 है ना। अब मुझे लगता है कि 6 इन दोनों के बीच में आना चाहिए, 4 6 7, ताकि सेंडिंग ऑर्डर में रहे। अब ये चेक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगेन मेरे को एक एक करके सारे एलिमेंट तक जाना पड़ेगा। मेरे को देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो 6 से जस्ट बड़ा है, तो मुझे मिलेगा 7 6 से जस्ट बड़ा है। तो अब 7 से लेकर के 24 तक मैं हर एलिमेंट को एक एक पोजीशन राइट शिफ्ट करूंगा, ताकि यहाँ पे मेरे लिए जगह बन जाए 6 के लिए, और मैं 6 को बीच में इंसर्ट कर दूंगा, राइट। अब इसका हम खुद से कोड लिख सकते हैं, पर कहने का मतलब ये मेरा इंसर्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अगेन ऑर्डर ऑफ n के टर्म्स में हो गया, है ना, क्योंकि वर्स्ट केस में मेरे को सारे एलिमेंट्स को एक बार के लिए पुश करना पड़ सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ लिया। अगर हमारी मैक्सिमम क्वेरी सर्चिंग की है तो हमने कहा कोई बात नहीं, सॉर्टेड फॉर्म में लिख लेते हैं, इंसर्शन शायद कभी कभार होगा, और अगर होगा तो ऑर्डर ऑफ n टाइम लग जाएगा, है ना। तो हर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ट्रेड ऑफ होता है। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर किसी से बेटर नहीं होता, इट्स जस्ट हमें अपनी पर्टिकुलर क्वेरी के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। अब हमने बात की डेटा स्ट्रक्चर्स की, और अभी तक हमने बात की थी सिर्फ एरेज की, जो कि अभी तक हम अपने जावा में भी डिक्लेयर करते आए थे। पर देखो, एरेज के अलावा भी अभी हम देखेंगे हमारे पास मल्टीपल तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि मैंने पहले बोला कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट भी होते हैं। पर जावा इन जनरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे को ऑलमोस्ट सारे डेटा स्ट्रक्चर्स का। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको क्लासेस दे दूंगा, आप सीधा उन क्लासेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, तो आप एक तरह से उन डेटा स्ट्रक्चर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। पर मान लो अगर जावा या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो हमें सपोर्ट नहीं देती, तो क्या हम वो खुद से बना सकते थे? बिल्कुल बना सकते थे। हम अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज से, बेसिकली जितना भी अभी तक हमने सीखा है, हम मल्टीपल तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली है क्या, डेटा को स्टोर करने का एक तरीका। अब मान लो जावा ने अगर उसका सपोर्ट हमें नहीं दिया होता, या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सपोर्ट नहीं देती, तो जनरली हम क्या करते। तो जावा ने हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज का सपोर्ट दिया है, वो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, है ना। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हमें पता है क्या होते हैं, कि हम क्लासेस का यूज करके और ऑब्जेक्ट्स का यूज करके खुद के डेटा टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लो जावा ने हमें सिर्फ एरे का सपोर्ट दिया हुआ है और किसी डेटा स्ट्रक्चर का सपोर्ट नहीं दिया हुआ, जो कि एक्चुअली दिया हुआ है, जो भी हम पढ़ेंगे। पर मान लो ऐसा होता, तो हम क्या करते, हम उसकी अलग अलग क्लासेस बनाते। तो फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, और अगर जावा ने उसका सपोर्ट नहीं दिया होता, हम उसका खुद बना लेते। हम बनाते क्लास लिंक लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, कुछ इस तरीके से, और उसमें जो भी फंक्शनलिटी हमें डिफाइन करनी होती हम कर सकते थे, राइट। पर जावा ने फिर भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट दिया हुआ है इन सारे डेटा स्ट्रक्चर का, जिसको हम बोलते हैं जावा का कलेक्शन फ्रेमवर्क। और ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स मिल करके हमारा काम बहुत आसान करते हैं, इन टर्म्स ऑफ कि हमने डेटा को कैसे स्टोर करना है, या फिर इन टर्म्स ऑफ कि हमें उस पर कौन सी क्वेरी परफॉर्म करनी है। तो एक बार ना हम फटाफट जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं वो देखते हैं, और देखते हैं जावा में उसका क्या सपोर्ट एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एक डायनामिक एरे की। डायनामिक एरे, देखो ऑब्वियसली जावा ने हमें एक सिंपल एरे दिया हुआ है ना, पर उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशन है? अब सबसे पहले मुझे उसकी लिमिटेशन ये दिखती है कि वो फिक्स साइज का होता है। तो अगर एग्जांपल के लिए मेरे को इंटीजर का एक एरे बनाना है, तो मैं लेट से ऐसे बनाता हूँ, इंटीजर ARR इक्वल टू न्यू इंट, कुछ इस तरीके से, और मुझे यहाँ पे उसका साइज बताना पड़ता है। और ये मैं मान लो पहले रख दिया 10, तो इसका मतलब मैं इसमें 10 एलिमेंट्स ऐड कर सकता हूँ, और इसका इंडेक्स होगा 0 से लेकर के 9 तक, ये तो हमें पता है। तो अब मान लो मेरे पास ये जो एरे एग्जिस्ट करता है जिसका साइज है 10, तो इसमें मैं 10 एलिमेंट्स ऐड कर सकता हूँ। अब अगर मेरे को एक 11th एलिमेंट ऐड करना है, तो क्या मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। इनफैक्ट अगर मैं इसमें ARR ऑफ 10 ऐसे भी लिख दूंगा, क्योंकि ARR ऑफ 10 तो एग्जिस्ट नहीं करता, 0 to 9 एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ही मैंने इंडेक्स से बाहर कुछ लिखा, तो मेरे पास एरर क्या आता है? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये तो हमें पता है। तो इस तरह की हमें एक्सेप्शन आ जाती है। अब हम अगेन इसका साइज फिक्स है, तो हम इस पर नए एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते। तो हम हो सकता है पहले से ये बहुत बड़ी लिमिट अटेन कर ले, पहले से मैंने लिख दिया 1000, है ना। तो मैंने इतना बड़ा एरे बना लिया ताकि मुझे पता है 1000 ज़्यादा एलिमेंट तो आना ही नहीं है, तो हम इसको यूज़ कर पाए। लेकिन फिर हम कितना स्पेस वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो डायनामिक एरे का एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि क्या हो एक ऐसा एरे एग्जिस्ट करे जिसका कोई साइज फिक्स ही नहीं हो, हम जैसे जैसे उसमें नए एलिमेंट डालते रहे वो अपने आप बढ़ता रहे। ये डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। क्या जावा ने डायरेक्टली हमें इसका सपोर्ट दिया हुआ है? आंसर है यस। पर मान लो अगर हमें इसका सपोर्ट नहीं मिलता और हमें खुद का डायनामिक एरे बनाना पड़ता, तो एक बार सोचो, फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल लगाओ कि हम कैसे उसको बना पाते यूजिंग द एग्जिस्टिंग एरे जो हमारे पास है। सोचो हम क्या करें अगर हमें डायनामिक एरे बनाना है और जावा ने उसका सपोर्ट हमें नहीं दिया, तो अगेन हम क्या करेंगे, हम अपनी खुद की एक डायनामिक एरे की क्लास बनाएंगे, है ना। खुद का एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाना चाहेंगे, डायनामिक एरे,
ठीक है। अब देखो डायनामिक एरे का सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है और फिर हम उस क्लास को बिल्ड कर लेंगे। तो देखो डायनामिक एरे का सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये है कि लेट से मेरे पास एक एरे है, ठीक है, उसका एक फिक्स साइज है, मान लो 1 2 3 4 5, तो उसमें 5 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, 0 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं कह रहा हूँ डायनामिक एरे कुछ नहीं होता, मैं क्या करूंगा इंटरनली एक नॉर्मल फिक्स साइज का एरे रखूंगा, उसकी कैपेसिटी मैं पहले से डिटरमाइन कर लूंगा, लेट से 5 या 10 जो भी मैं रखना चाहूंगा। ठीक है, और यूजर को एक मेथड दे दूंगा, लेट से यहाँ पे मैं उसको मेथड दे दिया ऐड। ठीक है, जब भी वो इस ऐड मेथड को कॉल करेगा, और ये ऐड मेथड कहाँ होगा, इस डायनामिक एरे क्लास के अंदर होगा। जब भी वो ऐड मेथड कॉल करेगा और इस मेथड में एक आर्ग्यूमेंट देगा, जो भी एलिमेंट उसे ऐड करना है वो एलिमेंट वो ऐड कर पाएगा। तो लेट से उसने लिखा ऐड 4, मैं क्या करूंगा यहाँ पे अपना 4 ऐड कर दूंगा। फिर उसने लिखा लेट से ऐड 10, मैं क्या करूंगा लास्ट में जाकर के 10 ऐड कर दूंगा। कुछ इस तरीके से मैं उसे एक मेथड दे दूंगा ऐड। अब वो ऐड कर सकता है कब तक, जब तक मेरा एरे फुल नहीं होता। तो लेट से यहाँ पे उसने डाला 13, यहाँ पे उसने डाला 15, यहाँ पे उसने डाला 17, कुछ इस तरीके से। अब जैसे ही वो उसने क्या क्या ऐड कर लिया, लेट से उसने ऐड कर लिया 13, ऐड 15, ऐड 17, देखो उसने ये सब एलिमेंट्स ऐड कर लिए हैं। अब मान लो वो दोबारा लिखता है ऐड 21, कुछ इस तरीके से। अब देखो हम क्या करेंगे, जैसे उसने 21 डालने की कोशिश की, हम देखेंगे हमारा एरे तो फुल हो गया, हम 21 तो डाल नहीं पाएंगे। तो इंटरनली हम क्या कर सकते हैं, हम एक बड़ा एरे बना सकते हैं, एक नया एरे बनाएंगे। ठीक है, उसका साइज रखेंगे कितना, जितना भी पहले एरे का साइज था उसे डबल कर देंगे। तो लेट से इसको 10 कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ इस तरीके से। और अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग लिख दूं 4 5 6 7 8 9, तो इसका साइज हो गया 10। अब मैं क्या करूंगा, जो भी मेरी पुरानी वैल्यूज थी वो नए एरे में कॉपी कर लूंगा। तो यहाँ पे हो गई 4 10 13 15 और 17। ठीक है, अब देखो मेरे यहाँ पे बाकी स्पेसेस दोबारा खाली हो गए। अब उसको जैसे 21 डालना था, मैं कहूँगा ठीक है 21, ये ले मैंने यहाँ पे डाल दिया 21। तो अब कोई भी यूज़र 21 के बाद भी 1 2 3 4 स्पेस और खाली है हमारे पास, उसमें और नए एलिमेंट्स डाल सकता है। अब लेट से अगर वो स्पेसेस भी भर गए, मान लो उसने यहाँ पे भी एक एलिमेंट डाल दिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब मैं क्या करूँगा, सेम प्रोसेस, अब मैं इस वाले एरे को भी डबल कर दूंगा साइज में, और फिर अगेन अपनी पुरानी वैल्यूज को उस नए वाले एरे में कॉपी करूंगा, और यूजर को और बहुत सारी नई फील्ड्स मिल जाएगी डालने के लिए, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हो सकता है डायनामिक एरे का इंटरनली, जो मैं सोच सकता हूँ। ये मेरा कंसेप्चुअल ओवरव्यू है, और इसका मैं यहाँ पे कोड भी लिख सकता हूँ खुद से। ठीक है, आपको समझ ही आ रहा होगा कितना सिंपल कोड होगा। मैं पहले यहाँ पे हमारी जो क्लास है उसमें लेट से मैं डिफाइन कर देता हूँ एक प्राइवेट इंट लेट से ARR, कुछ इस तरीके से। अभी मैं इसका साइज नहीं बता रहा, मैं इसका साइज लेट से कंस्ट्रक्टर में बना दूंगा। तो लेट से डायनामिक एरे को भी मैंने DA लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैं लेट से यहाँ पे साइज ले लूंगा यूजर से, इनिशियल साइज। ठीक है, और मैं क्या करूँगा ARR इक्वल टू न्यू इंट, और उस साइज का मैं एरे बना दूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मेरा ARR है ये क्या होल्ड करता है, एक एरे को होल्ड करता है। कितने एलिमेंट्स है उसमें, अभी साइज एलिमेंट्स है। और ऑब्वियसली जो डायनामिक एरे है ना, अभी मैं इंटीजर के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैंने लिखा हुआ है प्राइवेट इंट ARR। पर आप चाहो तो इसको जेनरिक बना सकते हो, आप यहाँ पे T पास करो और इसका डेटा टाइप T रख लो, ताकि कोई स्ट्रिंग का एरे या बूलियन का एरे, किसी का भी एरे इंटरनली बना पाए। ठीक है, तो मैं ये कर लूंगा। अब मैंने क्या बोला, मैं इसको कुछ मेथड दे दूंगा। तो लेट से एक मेथड दे दिया मैंने ऐड। ठीक है, अब आपको पता है ये मेथड इंटरनली क्या करेगा, ये मेथड इंटरनली वही काम करेगा जो हमने यहाँ पे बात की। वो इंटरनली क्या करेगा, एक काउंटर मेंटेन कर लेगा, और वो देखेगा कि मुझे एलिमेंट को ऐड करना है जो भी मेरा लास्ट स्पेस अवेलेबल है। अगर मान लो मेरा लास्ट स्पेस अवेलेबल नहीं है, लेट से यहाँ तक 17 भर गया था, और मेरा जो काउंटर है वो यहाँ पे खड़ा है कि एरे फुल हो चुका है, तब उस केस में मैं क्या करूँगा, उस केस में पहले मैं बनाऊंगा एक नया एरे, अपनी पुरानी वैल्यूज़ को नए एरे में कॉपी करूँगा, और मेरे पास दोबारा से नए स्पेसेस अवेलेबल हो जाएंगे, वहां पे यूजर की वैल्यूज को मैं एंटर करवा लिया करूंगा। राइट, तो अगेन ये मैं खुद से इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, है ना। अब आप कहोगे कि भैया ऐड के अलावा और भी तो फंक्शनैलिटीज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। आप उसे गेट लेट से एक यहाँ पे इंडेक्स ले लो, गेट इंट इंडेक्स, और आप उसको रिटर्न कर दोगे कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स में क्या पड़ा है। क्यों, क्योंकि आपका मेन जो एरे है वो तो प्राइवेट है, उसको तो प्राइवेट ही रखोगे। आप थोड़ी चाहोगे कि उसको मैं अपने इंटरनल एरे का एक्सेस दे दूं, आप चाहोगे कि वो मेथड्स के थ्रू एक्सेस करे। राइट, आप पूरा इनकैप्सुलेशन मेंटेन करना चाहोगे वहां पे। तो आपने ऐड एक मेथड दे दिया जो क्या करेगा, एक एलिमेंट ले लेगा। तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट नहीं लिया, तो वो यहाँ पे ले लेगा लेट से इंट EL एलिमेंट। ठीक है, और उसको आप लास्ट में ऐड करोगे। एक और मेथड होगा हमारा गेट, जो कि एक इंडेक्स लेगा और उस पर्टिकुलर इंडेक्स में जो भी एलिमेंट होगा वो लाके दे देगा। इसके अलावा आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो, एक रखते हो इंसर्ट। इंसर्ट क्या करेगा, अगर आपको मान लो लास्ट में कुछ नहीं डालना, वो जो कि ऐड खुद से कर रहा था, इंसर्ट कहेगा कि अगर आपको कुछ बीच में एंटर करना है तो आप क्या कर सकते हो। तो उस केस में आप दो चीजें ले सकते हो, इंट इंडेक्स जहां पे आपको इंसर्ट करना है, और इंट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, और उसका हम कंसेप्चुअली हम कैसे सोच सकते हैं, मान लो मेरे पास अभी के लिए ये एरे बना हुआ है और मुझे इंसर्ट करना है 25, और कहाँ इंसर्ट करना है, लेट से
फर्स्ट इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसको सही से लिख देता हूँ। तो मान लो मैंने कहा कि मैं ये इंसर्ट मेथड कॉल करूँगा, इंसर्ट, और मुझे क्या इंसर्ट करना है, पहले तो इंडेक्स आएगा, तो लेट्स से फर्स्ट इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, और फिर एलिमेंट आएगा, लेट्स से 25 इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एरे में रैंडम एक्सेस होता है, मैं सीधा इंडेक्स 1 पे जाऊँगा, मैं पहुँच गया, ये वाला मेरा करंट एरे है, मैं इस इंडेक्स 1 पे पहुँच गया, क्योंकि ये है 0, ये है 1, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस इंडेक्स 1 पे पहुंचा, मैंने कहा यहाँ पे 25 डालना है, पर क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पे 25 डाल सकता हूँ? नहीं, फिर तो मेरा 10 रिप्लेस हो जाएगा। इंसर्ट का मतलब होता है नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, पुराना डिलीट थोड़ी करना है, रिप्लेस थोड़ी करना है। अगर आप चाहो रिप्लेस, तो एक नया मेथड बना सकते हो रिप्लेस, जो कि इस 10 को हटा करके 25 डाल देगा, पर मुझे वो नहीं करना। तो मैं अगेन क्या करूँगा, 10 से लेकर के 21 तक सारे एलिमेंट्स की एक एक पोजीशन राइट को शिफ्ट करूंगा। तो मेरा ये वाला 21 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 17 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 15 यहाँ आ जाएगा, ऐसे करते करते ये वाला 10 यहाँ आ जाएगा। तो मेरा ये वाला ब्लॉक खाली हो जाएगा, और इस ब्लॉक में मैं डाल दूंगा अपना 25, है ना। तो मैं कुछ इस तरीके का कोड लिख सकता हूँ। अगेन यहाँ पे भी मेरे को एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि मान लो मेरा अभी एरे ये है, जो कि ऑलमोस्ट भर चुका है, ठीक है, या फिर इस एरे में भी मैंने सारे एलिमेंट्स भर दिए हैं, तो 21, 31, 41, 51, 61, कुछ इस तरीके से मेरा एरे भरा हुआ है। अब अगर किसी ने इंसर्ट 25 कहा, तो मेरे को एक एक पोजीशन राइट शिफ्ट करना है, तो मेरे पास नई पोजीशन के लिए स्पेस भी तो होना चाहिए। तो अगेन मुझे वही काम करना पड़ेगा जो मैंने ऐड में किया था। मैं एक नया एरे बनाऊंगा जो पुराने वाले एरे के साइज का डबल होगा, सारी पुरानी वैल्यूज नए एरे में कॉपी करूंगा, और तब जाकर के अपना जो शिफ्टिंग का कोड है वो लिखूंगा, राइट। तो आप खुद से समझ सकते हो कि अगर कोई मुझे कह दे कि डायनामिक एरे को इंप्लीमेंट करना है, तो क्या मैं उसे कर सकता हूं? आंसर है बिल्कुल कर सकता हूं। मेरे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है क्लासेस की, ऑब्जेक्ट्स की, और जो मेरे पास एरे एग्जिस्ट करता है उसकी। आप चाहे अब इसमें डिलीट का मेथड लिख दो, आप चाहे इसमें कितने भी मेथड्स लिखते रहो जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना है कैरे के ऊपर, और आप वो खुद से लिख सकते हो, ओके। पर क्या हमें हर बार ये कोड क्रिएट करने की जरूरत है? जब भी हम जावा में डायनामिक एरे चाहिए होगा, क्या हम खुद से क्रिएट करेंगे? आंसर है नहीं। जावा हमें इसका सपोर्ट बिल्कुल अच्छे से देता है, और उसको हम बोलते हैं जावा के अंदर एरे लिस्ट। क्या बोलते हैं? एरे लिस्ट। एरे लिस्ट करके जावा ने हमें एक बहुत ही बेहतरीन क्लास दे रखी है, ठीक है, जो बेसिकली वो सारे काम कर सकती है जो डायनामिक एरे कर सकते हो। उसमें आप ऐड कर सकते हो, बीच में एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हमें खुद से कोई क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, जावा ने खुद से हमें एक ऑप्टिमाइज्ड एरे लिस्ट करके क्लास दे रखी है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की तरफ। तो पहले मैं लेट्स से आपसे प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं कि वो नया डेटा स्ट्रक्चर हमें क्यों चाहिए होगा। लेट्स से प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ना इंसर्शंस बहुत ज़्यादा करने हैं। हमारे पुराने वाले डेटा स्ट्रक्चर डायनामिक एरे में एक प्रॉब्लम थी कि काम तो बिल्कुल बढ़िया कर रहा है, पर आप सोचो जब भी मैं इंसर्ट करता हूँ मुझे क्या करना पड़ता है, सारे एलिमेंट्स को एक एक पोजिशन राइट शिफ्ट करना पड़ता है, जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है ना, ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगता है, अगेन एंड अगेन शिफ्टिंग। और मान लो मेरा इंसर्शन बहुत फ्रीक्वेंट है, आप मानो आपने जो कोड लिखा है उसमें ऐसा हो रहा है कि बार बार चीज़ों को इंसर्ट करना पड़ेगा, उसका यूज केस ऐसा है, ठीक है। तो आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे? अब आपके पास आता है एक नया डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। अब ये डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, पहले आपको इसका मैं कंसेप्चुअल ओवरव्यू देता हूं अगर आपको नहीं पता। अब देखो, लिंक लिस्ट कहता है कि जैसे एरे होता है ना, वो डेटा को स्टोर करता है एक कॉन्टिगुअस मेमोरी के अंदर, है ना। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे 4 लेंथ का एक एरे बनाया, तो अगर उसको डेटा को स्टोर करना है 2, 3, 4, 5, तो ये जो सारी की सारी मेमोरीज हैं, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, ये कॉन्टिगुअस मेमोरी है। कॉन्टिगुअस बोले तो अगर इसका एड्रेस है 1000, तो इसका जो भी इंटीजर जितना बाइट्स लेता होगा, लेट्स से 4 बाइट, तो इसका एड्रेस क्या होगा, वो जो भी एड्रेस है करंट, उसमें 4 बाइट आप ऐड कर दोगे, है ना। तो आप 1004 रख सकते हो अगर मैं बाइट्स के फॉर्म में बात कर रहा हूँ, और 32 बिट्स ऐड कर सकते हो अगर मैं बिट्स के फॉर्म में बात कर रहा हूँ, राइट। तो बेसिकली एड्रेस जो है सारे कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन में आते हैं। तो लिंक लिस्ट कहती है कि प्रॉब्लम ये है कि जब ये एरे फुल हो जाता है तो मैं नए एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पास और कोई मेमोरी नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा एक नई मेमोरी को एलोकेट करना पड़ेगा, इससे डबल, जो हमने ऊपर देखा, पुरानी वैल्यू को कॉपी करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं नया एलिमेंट ऐड कर पाऊंगा। व्हाट इफ हम क्या करें, हम कॉन्टिगुअस मेमोरी को ही भूल जाए, मैं एक नोड लिखूं। अब नोड क्या होती है आप इमेजिन कर लो, एक मेमोरी लोकेशन, ठीक है, उसमें मेरा डेटा पड़ा हो 2। अब जैसे मैं बोलूं अब मेरे को इंसर्ट करना है लेट्स से 3, तो मैं एक नया नोड बना लूं एक नई मेमोरी लोकेशन के अंदर, जहां पे मैं इंसर्ट कर दूं 3। अब ये मेमोरी लोकेशन बिल्कुल अलग अलग हो सकती है, लेट्स से ये है 1000 मेमोरी लोकेशन, ये है 2000 मेमोरी लोकेशन, ये बिल्कुल अलग अलग हो सकती है। पर इन दोनों में बॉन्ड क्या होगा, हमें कैसे पता लगेगा? 3 जो है हमने 2 के बाद इंसर्ट किया है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसी 2 के अंदर ना एक रेफरेंस वेरिएबल रख लूंगा इस नए वाले ऑब्जेक्ट का, तो इसको ये पॉइंट कर लेगा। सेम इसी 3 वाले के अंदर एक नया रेफरेंस वेरिएबल रख लूंगा एक नए नोड का जिसके अंदर हमने 4 इंसर्ट किया होगा, और सेम गोज फॉर एक नया रेफरेंस वेरिएबल रख लूंगा मैं 5 के लिए,
4 के अंदर जिसमें हमने 5 इंसर्ट किया होगा। कुछ इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है लिंक लिस्ट का। शायद आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, अगर आपको नहीं पढ़ा तो बहुत सिंपल है। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि मैं इसको अगर प्रॉपर क्लास वाइज बना के दिखाऊं तो आप इमेजिन करो, तो मैंने क्या किया होगा, मैंने क्लास बनाई होगी, जैसे उसका क्लास मैंने नाम रखा होगा नोड, ठीक है, मान लो नोड, क्योंकि नोड का मतलब क्या हुआ, जो एक डेटा स्टोर कर सकती है। अब उसके अंदर क्या हो सकता है, उसके अंदर लेट से हो सकता है डेटा, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया डेटा, है ना। अभी मैंने अगेन उसको इंटीजर टाइप का लिया, आप चाहो तो इसको जेनरिक बना सकते हो। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि नोड के एक ऑब्जेक्ट के अंदर, तो अगर मैं एक नोड का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, उसके अंदर एक डेटा भरा होता होगा, जैसे मैंने यहाँ पे भरा हुआ है 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से। और उसके अंदर क्या होता होगा, उसके अंदर होता होगा एक दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल, और दूसरा ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा, सेम वो भी नोड टाइप का होगा। तो मैं ये कर सकता हूँ ना, मैं लिख सकता हूँ नोड और रेफरेंस वेरिएबल का नाम मैं REF रख लेता हूँ, रेफरेंस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसी क्लास के अंदर इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट रख लिया। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, राइट। हमने आज तक शायद ऐसा पहले नहीं देखा था अपने जावा के सिंटेक्स में कि हम सेम क्लास के अंदर उसी क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल रख ले, और हम ये बिल्कुल कर सकते हैं। और बस खत्म, मैं इस तरीके से काम कर सकता हूँ। अब आप इसी क्लास को लेके इमेजिन करो कि मेरा हुआ क्या होगा अगर मैं इस क्लास को कॉपी कर लूँ। तो देखो मैंने ये वाली अपनी क्लास अगेन कॉपी कर ली है, ठीक है, आप इस पे ध्यान देना। अब आप मान लो हुआ क्या होगा कि मेरे पास होगी एक हीप मेमोरी, है ना, और मेरे पास होती है मेरी एक स्टैक मेमोरी। तो स्टैक हो गया, मेरा हीप हो गया। अब लेट से अगर मुझे इस क्लास नोड का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, मुझे इस नोड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ नोड, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का नाम मैं रखता हूँ लेट से N1, नोड N1 इक्वल टू न्यू नोड, हम ऐसा करते आए थे हमेशा से, है ना। तो मैं लिखता हूँ N1 डॉट डेटा और उसमें वैल्यू डाल देता हूँ लेट से 4 की, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया N1। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट कहाँ गया होगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा हीप मेमोरी के अंदर। तो ये मेरा बन गया ऑब्जेक्ट, और इसका रेफरेंस वेरिएबल है N1 जो कि मेरा बनेगा स्टैक मेमोरी के अंदर, और N1 करता होगा इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट। अब इसके डेटा पार्ट के अंदर पड़ा है 4, तो आपको पता है यहाँ पे होगा एक डेटा, उसके अंदर होगा 4, है ना। और अगेन इसके अंदर एक रेफरेंस वेरिएबल रेफ भी पड़ा होगा, और जो किस टाइप का होगा, नोड टाइप का। यानी कि इसी क्लास के एक दूसरे ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जेक्ट पॉइंट कर सकता है। पर अभी मैंने इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या पड़ा होगा, बाय डिफॉल्ट पड़ा होगा नल। कुछ इस तरीके से आप मान सकते हो। अब मान लो मैं इसका एक ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ नोड N2 और इक्वल टू लिखता हूँ मैं न्यू नोड, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या हुआ होगा, लेट से मेरा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा यहाँ पे मेरे हीप मेमोरी के अंदर, जिसमें डेटा होगा और उसमें रेफ होगा, ठीक है, और इसको पॉइंट करता होगा N2 नाम का रेफरेंस वेरिएबल। अभी तक मैंने इसमें कुछ डाला नहीं है, तो लेट से N2 डॉट डेटा इक्वल टू लिख देता हूँ मैं 5। तो मैंने डेटा वाले पॉइंट पे 5 डाल दिया, और बाय डिफॉल्ट रेफरेंस पे क्या पड़ा होगा, नल पड़ा होगा, ठीक है। तो अभी तक तो देखो हमारे ये जो 2 ऑब्जेक्ट्स थे ये इंडिपेंडेंटली बने हुए थे। अब मैं इन ऑब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ कैसे सकता हूँ, बस एक लाइन से। अब आप सोचो, मैं अगर लिख दूं कि ये जो मेरा N1 नाम का रेफरेंस वेरिएबल था, N1 डॉट उसके अंदर जो रेफरेंस वेरिएबल है REF, उसके अंदर मैं वैल्यू डाल दूं किसकी, N2 की। तो बेसिकली अगर मैं लिख दूं N1 डॉट रेफ इक्वल टू N2, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह रहा हूं N1 डॉट रेफ, यानी कि इस रेफरेंस वेरिएबल में वो वैल्यू होनी चाहिए जो N2 जिसे रेफर कर रहा है ना। क्योंकि देखो रेफ क्या है, नोड टाइप का वेरिएबल है, यानी कि एक रेफरेंस वेरिएबल है, और इसके अंदर क्या आ सकता है, एक एड्रेस आ सकता है। तो मैं कह रहा हूँ इस रेफ के अंदर वो एड्रेस डालो जो एड्रेस N2 के पास है। अब N2 के पास है इस वाले ऑब्जेक्ट का एड्रेस, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा इस वाले रेफ में भी इसका एड्रेस डाल दो, ठीक है। तो लेट से मैं कुछ ऐसे कर दूंगा, मैं यहाँ पे इसको इससे लिंक कर दूंगा, ठीक है। तो मेमोरी के हिसाब से मेरे पास इस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर इस वाले ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस हो गया, राइट। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो क्या ये बिल्कुल सिमिलर नहीं है जो मैंने अभी यहाँ पे ऊपर लिंक लिस्ट बनाई थी, देखो, है ना, यहाँ पे रखा हुआ था 2 3 4 5, और ये सारे क्या थे, ये सारे नोड टाइप के ऑब्जेक्ट थे। तो लेट्स से N1 हो गया, ये N2 हो गया, ये N3 हो गया, और ये N4 हो गया। और मैंने लिखा हुआ था कि N1 डॉट रेफ के अंदर डाल दो N2, यहाँ मैंने लिखा होगा N2 डॉट रेफ के अंदर डाल दो N3, और मैंने लिखा होगा N3 डॉट रेफ के अंदर डाल दो N4, और N4 के रेफ में नल पड़ा होगा, इसलिए किसी को पॉइंट नहीं करता। पर दिखने में तो ये इस तरह लग रहा होगा, 2 पॉइंट करता है 3 को, 3 करता है 4 को, 4 करता है 5 को, है ना। और इसको मैं मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कुछ इस तरीके से कि मैं कह सकता हूँ ये मेरा N1 है, N1 पॉइंट करता है N2 को। अब मान लो इसके अंदर एक और मैं डाल दूंगा, इसके अंदर मैं एक और डाल दूंगा, और वो सब कहाँ होंगे, मेरी हीप मेमोरी के अंदर। तो ये जो मेरी मेमोरी बनती है इसी को मैं बोलता हूँ लिंक लिस्ट, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, एक नोड के अंदर एक एलिमेंट डाल सकता हूँ और उसको लिंक कर सकता हूँ किसी और नोड से, है ना। और ये मैं इन्फिनाइटली स्केल कर सकता हूँ, कोई लिमिट तो है नहीं, क्योंकि मैंने क्या किया, कोई कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन तो लिया नहीं है ना। तो अगेन ये लिंक लिस्ट नाम का एक नया डेटा स्ट्रक्चर होता है मेरे पास, जो कि मेरे को क्या फायदा देता है,
कि मैं कितने मर्जी इंसर्शन कर सकता हूँ, मेरी लिंक लिस्ट कभी फुल नहीं होती, राइट? क्योंकि अंदर से डायनामिक एरे फुल हो रहा था, वो तो हम लोगों को ऐसा अपीयरेंस करवा रहे थे जो भी उसे यूज़ कर रहा था कि वो कभी फुल नहीं होता, बट एक्चुअली हम क्या करते थे, जैसे एरे फुल होता था हम उसका डबल बना लेते थे अंदर से, पर वो थोड़ा कॉस्टली ऑपरेशन था, है ना? पर लिंक लिस्ट में हमें ये करने की जरूरत नहीं है। लिंक लिस्ट में जब भी किसी को कुछ ऐड करना होगा, हमें बस एक नया नोड बनाना होगा और जो भी पुरानी आ रही चेन थी उससे उसको लिंक करना होगा कुछ इस तरीके से। तो मान लो मेरे पास कुछ पहले से एलिमेंट्स पड़े थे 4, एक पड़ा था 5, एक पड़ा था 6 और वो ऑलरेडी आपस में लिंक थे। किसी ने बोला मुझे 7 ऐड करना है, तो आपने क्या किया होगा, उसको एक मेथड दिया होगा ऐड और उसने पास किया होगा 7। आप कुछ नहीं करोगे, आप एक नया नोड बनाओगे, उसमें वैल्यू डालोगे 7 और इसको इससे लिंक कर दोगे कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो ये होता है लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट। थियोरेटिकली आप समझ ही गए होगे। अब अगर क्वेश्चन आएगा कि आप खुद की क्या लिंक लिस्ट बना सकते हो जावा में, आंसर है बिल्कुल बना सकते हो। क्या उसी से बना सकते हो जिसकी नॉलेज आपको अभी तक है? आंसर है यस। अभी हमने क्या किया, हमने एक नोड क्लास बनाई है ना, जो कि एक डेटा और एक रेफरेंस स्टोर कर सकती है। और नोड क्लास क्या होती है, कुछ इस तरीके से इसका ऑब्जेक्ट बनता है जिसमें एक डेटा होगा और यहाँ पे क्या होगा, एक रेफरेंस वेरिएबल होगा दूसरे ऑब्जेक्ट का। अब और लिंक लिस्ट क्लास अगर हमें बनानी हो, लेट से खुद की एक क्लास बनानी हो लिंक लिस्ट, ठीक है? और अगेन मेरे को ना इस क्लास को एरे क्लास की तरह ही एब्स्ट्रैक्ट रखना है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब यूजर को नहीं पता अंदर से कैसे काम करती है। यूजर को मुझे कुछ ऑपरेशन देने हैं, ऐड, जो कि कॉल करेगा, मान लो उसने बोला 4, ऐड 4, और हम क्या करेंगे, एक 4 ऐड कर देंगे अपनी लिस्ट के अंदर कुछ इस तरीके से मान लो। फिर वो अंदर से बोल सकता है लेट से ऐड 5, तो हमने 5 ऐड कर दिया। ऐसे मान लो उसने ऐड करा लिया था 6 और ऐड करा लिया था 7। तो हम अंदर से कुछ इस तरीके से करते जाएं, यूजर को बताना हो हम अंदर से क्या कर रहे हैं, ठीक है? अगेन हम यूजर खुद से इंसर्ट फंक्शन दे सकता है कि इंसर्ट करो 8 और कहाँ इंसर्ट करो, लेट्स से पोजीशन 1 में इंसर्ट करो। तो अगेन ऑल्दो आप लिंक लिस्ट में कोई इंडेक्सिंग नहीं करते क्योंकि ये एक के बाद एक नहीं है, पर फिर भी 1 पोजीशन को आप मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस पोजीशन पे मैं एक नया एलिमेंट 8 ऐड कराना चाहता हूँ। अच्छा, क्या मुझे अब दोबारा से इन सबको शिफ्ट करना पड़ेगा? आंसर है बिल्कुल नहीं। मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल है, 8 ऐड करना है फर्स्ट पोजीशन पे ना, मैं एक नया नोड बनाऊंगा लेट्स से 8 का कुछ इस तरीके से, और इस पुराने वाला जो नोड था मेरे पास ये जो पुराना वाला नोड था, इसको, इस लिंक को मैं ब्रेक करूंगा और मैं कहूंगा अब 4 पॉइंट करेगा 8 को और 8 पॉइंट करेगा 5 को। तो देखो मेरा क्या हुआ, मेरी दोबारा से लिंक अटैच्ड हो गए सारे कुछ इस तरीके से। अब 4, 8, 5, 6, 7 मेरी लिंक लिस्ट 12 बन गई। तो लिंक लिस्ट का यही फायदा है कि अगर मैं चाहूँ तो लास्ट में कितने मर्जी एलिमेंट ऐड करता रहूँ, लिंक लिस्ट कभी फुल नहीं हो सकती। और अगर मुझे कुछ बीच में भी इंसर्ट करना हो तो भी मैं उसको ईजिली कर पाऊँ, मेरे को कुछ भी शिफ्टिंग ना करनी पड़े, है ना? तो अगेन जो मेरा मेजर क्वेश्चन था कि अगर मान लो मेरा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ऐसी है कि बहुत ज़्यादा इंसर्शंस हो रहे हैं, चाहे लास्ट में चाहे फ्रंट में हो, तो उस केस में लिंक लिस्ट बहुत हेल्पफुल हो जाएगी, है ना? क्योंकि मेरा कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, मुझे बार बार एलिमेंट्स को शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, है ना? तो मैं उसको कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं लिंक लिस्ट नाम की क्लास कर सकता हूँ। तो बेसिकली मुझे ये सब फंक्शंस यूजर को देने थे, ऐड, इंसर्ट, अब आप चाहो तो इसमें डिलीट या रिप्लेस इन सब को भी रख सकते हो, ठीक है? हमारी मर्जी है। पर अगर हम एक बेसिक स्ट्रक्चर सोचे तो हम कैसे बना सकते हैं लिंक लिस्ट की क्लास, जरा थोड़ा सा ध्यान से सोचो। मैंने कहा कि हमें एक नोड क्लास भी चाहिए, ये वाली, ठीक है? ये एक नोड क्लास चाहिए डेटा को स्टोर करवाने के लिए। उसके अलावा हमें ऑपरेशंस भी देने हैं, जैसे कि ऐड देना है, इंसर्ट देना है, वगैरह वगैरह। हमने नेस्टेड क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, राइट? हमें पता है कि ये जो हमारी ऊपर की नोड क्लास है, इसका सेंस सिर्फ एक लिंक लिस्ट क्लास के अंदर ही बनाता है ना? हमें उसे बाहर रखने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, हम चाहते हैं उसे बाहर ना रखें ताकि हम उसको प्राइवेट रख पाएं एक लिंक लिस्ट क्लास के अंदर, ताकि कोई भी यूजर से डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए। हमें यूजर को ऐड, रिमूव, ये सब फंक्शनैलिटीज देनी है, पर उस नोड क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे पास होनी चाहिए। तो हम क्या कुछ ऐसा नहीं कर सकते, अगर मैं एक प्राइवेट स्टैटिक क्लास बना लूँ, क्लास, और उसका मैं नाम रख लूँ नोड, जो हमने ऊपर बनाई थी, ठीक है? और उसमें वही दोनों चीज़ें हैं हमारे, उसमें है हमारे पास डेटा और उसमें है हमारे पास इसी नोड का रेफरेंस पॉइंटर। अब जब हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं ना जनरली डेटा स्ट्रक्चर में, तो मैं उस रेफरेंस पॉइंटर का नाम जनरली बोलता हूँ नेक्स्ट, NEXT। क्यों? क्योंकि वो जनरली अपने नेक्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, मैंने अगेन एक इंटरनल क्लास बना ली, एक नेस्टेड क्लास बना ली, स्टैटिक नेस्टेड क्लास। अब मैं स्टैटिक नेस्टेड क्लास को यूज करके अपनी कुछ फंक्शनैलिटीज दे सकता हूँ। लेट्स से मैंने एक फंक्शन दे दिया पब्लिक वॉइड ऐड, जो क्या क्या करेगा, एक एलिमेंट लेगा, इंट एलिमेंट, और उस एलिमेंट को लास्ट में इंसर्ट कर देगा मेरे लिंक लिस्ट में, ठीक है? अगेन वो क्या करता होगा, तो बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे रख लेता हूँ लेट्स से एक नोड नाम का रेफरेंस वेरिएबल हेड,
कुछ इस तरीके से। अब देखो इनिशियली मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल रखा हुआ है हेड, जो कि है नोड टाइप का, है ना। तो मान लो मेरे पास एक हेड नाम का रेफरेंस वेरिएबल है जो इनिशियली नल होगा। तो अगेन ये जो हेड नाम का रेफरेंस वेरिएबल है कहाँ होता होगा, ये होता होगा हमारी स्टैक मेमोरी के अंदर। तो ये मान लो मेरी स्टैक मेमोरी है। अच्छा फिर मेरी हीप मेमोरी कहाँ है, मेरी हीप मेमोरी हो गई ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे किसी ने बोला ऐड 4, हम अंदर से क्या करेंगे, पहले एक नया नोड बनाएंगे, है ना, उसके अंदर वैल्यू डालेंगे 4, है ना, और उसमें अभी जो उसका रेफरेंस है उसको कर देंगे नल, क्योंकि ये किसी को पॉइंट नहीं कर सकता। और मैं बोलूंगा ये जो मेरा हेड नाम का रेफरेंस वेरिएबल है ये पॉइंट कर लेगा इस नए वाले नोड को, कुछ इस तरीके से। अब मान लो फिर किसी ने बोला ऐड 5, दोबारा मैं क्या करूंगा, मैं इसी हीप मेमोरी के अंदर एक और नोड बनाऊंगा जिसके अंदर वैल्यू होगी 5, और उसके नल, उसमें जो रेफरेंस होगा वो पॉइंट करता होगा नल को। पर अब मेरी ये जिम्मेदारी होगी कि जो मेरा पहला वाला ऑब्जेक्ट था जो हेड जिसे पॉइंट कर रहा होगा उसके रेफरेंस वेरिएबल में मैं इस वाले नोड का एड्रेस डाल दूं, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ कहानी हो जाएगी कि हेड पॉइंट करता है इसको और ये पॉइंट करता है इसको, राइट। अगेन अब मैं क्या करूंगा, फिर से मैं लिखा है मैंने ऐड 6, तो मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसके अंदर वैल्यू होगी 6, रेफरेंस वेरिएबल नल होगा। और अब मेरी जिम्मेदारी होगी कि ये जो 5 वाला है ये करता होगा किसको, इस 6 वाले को पॉइंट, कुछ इस तरीके से। तो अब मेरी लिस्ट कुछ ऐसी दिखती है 4 5 6, है ना। तो इसको मैं आराम से करता रह सकता हूं, आप खुद भी चाहे तो इसका कोड लिख सकते हो। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे आप जरूर लिख पाओगे एक लिंक लिस्ट क्लास का कोड, जिसमें हमने एक नोड क्लास को स्टैटिक क्लास बना रखा है इंटरनल। आप चाहो तो इस क्लास को अलग से बाहर भी बना सकते हो, पर इसकी अगेन जरूरत नहीं होगी क्योंकि इस क्लास का यूज इस लिंक लिस्ट क्लास के अंदर ही आता है। और मुझे यूजर को सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी देनी है, ऐड, रिमूव, इंसर्ट वगैरह वगैरह, उसको मुझे इस नोड का एक्सेस तो देना ही नहीं है। तो बेस्ट है कि हम उसको अंदर बना लें नेस्टेड स्टैटिक क्लास की तरह और ये सारी फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट कर दें। पर ये है पार्ट पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर का। और अगेन क्वेश्चन आता है कि इसको हम हर लैंग्वेज में कर सकते हैं, C++, जावा, पाइथन, किसी में भी। पर अगर जावा में हमें लिंक लिस्ट यूज करनी है, क्योंकि मेरे को पता है मेरे जो भी कोड है उसमें इंसर्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, और तो मैं चाहता हूं इंटरनली मैं एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज करूं जो थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड हो, जिसके लिए मेरे पास जवाब आता है लिंक लिस्ट अभी के लिए, राइट। तो क्या मैं जावा में ये सारा कोड लिखूंगा बार बार? आंसर है नहीं। मैं चाहे तो लिख सकता हूं, पर जावा मुझे अगेन एक क्लास प्रोवाइड करती है और उस क्लास का भी नाम होता है लिंक लिस्ट। मैं चाहूं तो इस क्लास को कॉल कर सकता हूं। इस क्लास में मेरे पास वही सब मेथड है जो भी हम ऊपर बनाने की बात कर रहे थे, ऐड करना, इंसर्ट करना, रिमूव करना, रिप्लेस करना वगैरह वगैरह। मैं चाहूं तो इन मेथड्स को कॉल कर सकता हूं। मुझे अगेन पता होने की भी जरूरत नहीं है कि लिंक लिस्ट अंदर से काम कैसे करती है, क्योंकि इस क्लास के अंदर वो सारे मेथड डिफाइंड है। मुझे बस उन मेथड को कॉल करना है और मेरा काम हो जाएगा। यही तो एब्स्ट्रैक्शन है ना। मुझे जानने की जरूरत नहीं है लिंक लिस्ट अंदर से कैसे काम करती है। पर फिर भी क्योंकि हमें डीएसए आनी ही चाहिए, तो हमें समझना चाहिए कि लिंक लिस्ट काम कैसे करती है, और अगर हम उसे खुद बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। तो वो हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नए डेटा स्ट्रक्चर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं सेट, ठीक है। अगेन ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको अपने अपने तरीके से इंप्लीमेंट करती है। जावा ने भी इसको इंप्लीमेंट किया हुआ है। सबसे पहले समझते हैं सेट होता क्या है। मैं कह रहा हूं कि मान लो आपके पास एक यूज केस है, और मान लो यूज केस ये है कि आपको ना बहुत सारे नंबर्स इंसर्ट करने हैं, और वो उस नंबर्स में डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। क्या मतलब इसका मतलब आपको कुछ ऐसा कंटेनर टाइप बनाना है जो मैं आपको जो नंबर दूं आप उसे इंसर्ट करते जाओ। मैंने आपको दिया 2, आपने 2 इंसर्ट कर लिया। मैंने आपको दिया 3, आपने 3 भी इंसर्ट कर लिया। मैंने आपको दिया 5, आपने 5 भी इंसर्ट कर लिया। पर जैसे ही मैं आपको कोई डुप्लीकेट नंबर दूं, मैं आपको दोबारा से दूं 2, तो आप 2 को दोबारा इंसर्ट ना करो, क्योंकि आपको पता है 2 ऑलरेडी है, तो आप रहने दो। फिर मैं आपको दोबारा दिया 5, आपने 5 को भी इंसर्ट नहीं किया, तो आपने लेट से 2 3 5 ही रखा हुआ है। अब जब मैं आपको बोलता हूँ मुझे सारे नंबर एक एक करके दो, आप मेरे को दे देते हो ये लो भाई 2 3 और 5 यूनिक नंबर्स है मेरे पास, कुछ रिपीटेड नंबर्स हो ही नहीं चाहिए। दूसरा, आप मान लो कि मैं कभी भी ऐसी क्वेरी कर सकता हूं कि क्या मेरे पास 5 है, इस कंटेनर के अंदर क्या 5 है, और आपको आंसर देना होगा यस या नो में, और वो भी आंसर आपको देना होगा ऑर्डर ऑफ 1 में, मतलब कांस्टेंट टाइम में। पर अगर आप इमेजिन करो इसी सब फंक्शनैलिटीज को अगर मैं एरे में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूं तो दिक्कत हो जाएगी। एक तो उस पर डुप्लीकेट्स अलाउड हो जाते हैं, राइट। अगर आप इसको एरे में डालोगे तो आप 2 डाल दोगे, फिर 3 डाल दोगे, फिर 5 डाल दोगे, पीछे पीछे डालते रहोगे। और अगर आप पर्पसफुली चाहोगे कि डुप्लीकेट अलाउड ना हो, तो जब भी मैं आपको कोई डुप्लीकेट नंबर दूंगा, लेट से मैंने यहाँ पे अब 2 दिया, तो आपको हर एलिमेंट पे जाके चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरे पास 2 पहले से तो नहीं था, पहले से तो नहीं था, पहले से तो नहीं था। अगर किसी ने भी बोला हाँ 2 पहले से था, तो आप उसे इंसर्ट नहीं करोगे। तो डुप्लीकेट वाला पार्ट तो मैं एरे के थ्रू कर दूंगा। ओके, अगला क्या था कि मेरे पास एक क्वेरी थी कि मैं आपको जवाब दे दूं कि मेरे पास कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है या नहीं। ऑल्दो वो भी मैं एरे से कर सकता हूं, मैं एक एक करके हर एलिमेंट से पूछ लूं। मान लो किसी ने पूछा 5 है, तो मैं यहाँ पे कंपेयर कर लूंगा, क्या ये 5 है, क्या ये 5 है, क्या ये 5 है, आंसर है यस, हाँ, तो मैं बोल दूंगा यस मेरे पास 5 है। पर अगेन इसको करने के लिए भी मेरे को कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा, लीनियर टाइम,
क्योंकि मुझे हर एलिमेंट पे जा करके पूछना पड़ेगा। तो बेसिकली सिंपल एरे का यूज़ करके मैं इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मुझे एक नए डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जिसे मैं बोलता हूँ सेट। ठीक है, अब सेट ऑब्वियसली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और आप चाहो तो खुद का भी एक सेट बना सकते हो यूजिंग एरे, और ये बहुत सिंपल है। आपको बेसिकली कुछ एरेज में चेंज करने पड़ेंगे ताकि ये दोनों फंक्शनैलिटीज फुलफिल हो जाए कि डुप्लीकेट्स अलाउड ना हो, और कांस्टेंट टाइम में आप क्वेरी कर पाओ। कांस्टेंट टाइम क्वेरी, ये दोनों फंक्शनैलिटी आप पॉसिबल कर सकते हो यूजिंग एरे। ओके, कैसे कर सकते हैं एक बार वो देखते हैं। तो आप इमेजिन करो कि मैं बता देता हूँ कि पहले मेरे पास प्रॉब्लम ये होगी कि मैं आपको कुछ नंबर दूंगा, मैं आपको बोलूँगा 1 स्टोर कर लो, 2 स्टोर कर लो, 3 स्टोर कर लो, 5 स्टोर कर लो, और मैं कुछ रिपीटेड भी बोल सकता हूँ। मान लो मैंने दोबारा बोला 2 को स्टोर करो, 3 को स्टोर करो, कुछ ऐसे। और ऐसे करते करते मैं आपको कितने भी नंबर दे सकता हूँ। तो लेट से जो भी मैं आपको नंबर दे सकता हूँ ना, वो आपका लेट से 100 की रेंज में है। तो आपका 1 से लेकर 100 की रेंज में मैं आपको कोई भी नंबर दे सकता हूँ। तो एक तरीका तो है सेट को इम्प्लीमेंट करने का खुद से, अगर मैं चाहूँ कि मैं एक एरे बनाऊँ, एरे, और उस एरे का साइज क्या होगा, उस एरे का साइज होगा 100। तो पहला इंडेक्स हो गया मेरा 0, दूसरा इंडेक्स हो गया मेरा 1, और ऐसे करते करते मेरे पास लास्ट वाला इंडेक्स हो जाएगा 99, राइट, क्योंकि 0 से 99 होगा मेरे पास अगर 100 एलिमेंट स्टोर करने हैं तो। अब इस प्रॉब्लम को देखो, पहली प्रॉब्लम क्या थी। अब देखो सेट में दो चीज़ें हैं, डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होने चाहिए, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, और सेकंड कांस्टेंट टाइम में बताना है कि एलिमेंट एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। ये मेरे को कांस्टेंट टाइम में बताना है। ठीक है, अब देखो मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो जैसे ही कोई मुझे बोलेगा इंसर्ट 1, तो मैं 1 को पता है कहाँ इंसर्ट करूंगा, फर्स्ट इंडेक्स पे जाके इंसर्ट कर दूंगा, ताकि मैं कांस्टेंट टाइम में इंसर्ट करूं। तो मैंने एक 1 को डाल दिया 1 की जगह। अब कोई मुझे बोलेगा इंसर्ट 2, तो मैं 2 को कहाँ इंसर्ट करूंगा, 2th इंडेक्स पे। तो ये 2th इंडेक्स होगा, यहाँ पे सीधा 2 को डाल दूंगा, राइट। तो ऐसे करके मैं हर एलिमेंट को उसी जगह इंसर्ट करूंगा जहां पे उसका इंडेक्स आता है। अब जैसे किसी ने बोला 3, यहाँ पे 3, मैंने क्या किया, अगेन 3 को उसके थर्ड इंडेक्स पे इंसर्ट कर दिया, कुछ इस तरीके से थर्ड इंडेक्स है। अब जैसे किसी ने बोला 5, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा मान लो होगा 4th इंडेक्स, यहाँ पे होगा 5th इंडेक्स, ये है 4th, ये है 5th इंडेक्स में मैं डायरेक्टली 5 इंसर्ट कर दूंगा, है ना। तो बेसिकली जब भी मुझे कुछ इंसर्ट करना पड़ता है, तो जो भी वैल्यू आती है, मैं बस मान लो इस एरे का नाम है ARR, मेरे पास बस एक ही टाइप ऑफ कोड है। तो लेट से मेरे पास यहाँ पे कोई फंक्शन बना होगा, एड इंट एलिमेंट, कुछ ऐसा, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सीधा ARR ऑफ EL, उस ARR ऑफ एलिमेंट पे उस एलिमेंट को ऐड कर देता हूँ, है ना। तो अगर यहाँ पे मुझे किसी ने बोला ऐड 5, मैं ARR ऑफ 5 पे जाता हूँ यहाँ पे और डायरेक्टली 5 ऐड कर देता हूँ। तो मैंने एडिशन को क्या लिया, कांस्टेंट टाइम दिया, कांस्टेंट टाइम में ऐड कर पा रहा हूँ। अब देखो मेरे डुप्लीकेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब किसी ने बोला दोबारा को 2 को ऐड करना, मेरा ये वाला कोड दोबारा चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, मैं कहूँगा ARR ऑफ 2 में 2 डाल दो, अगेन मैं करूँगा ARR ऑफ 2 में 2 डाल दो, तो 2 को हटा के मैं दोबारा 2 डाल दूंगा। तो बेसिकली हर बार एक ही 2 जाएगा, चाहे वो एक बार 2 कितना भी रिप्लेस होता हो, या फिर अगर आप चाहते हो आप रिप्लेस बार बार नहीं भी करना चाहते, तो आप यहाँ पे चाहो तो कंडीशन लगा सकते हो। आप पहले ही चेक कर सकते हो कि अगर उस ARR ऑफ एलिमेंट पे ऑलरेडी कोई एलिमेंट पड़ा है, मतलब वहां पे नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो आप स्किप कर दोगे, आप यहाँ तो यहाँ से रिटर्न कर दो, सिंपली रिटर्न। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप इस ऑपरेशन को स्किप भी कर सकते हो, पर अगेन कहने का मतलब ये, मेरी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। अब कांस्टेंट टाइम में बताना एलिमेंट एग्जिस्ट और नॉट, ये तो बहुत सिंपल है। ले लो, यहाँ पे मेरे पास एक मेथड होगा कंटेन्स, और वो इंट एलिमेंट लेता होगा, और मुझे बस ये बताना होगा कि ये जो उसने एलिमेंट दिया है यूजर ने, ये है या नहीं। तो मान लो यहाँ पे वो देगा 5, तो क्या 5 है या नहीं, कितना सिंपल है। मुझे बस ये चेक करना है कि अगर ARR ऑफ 5 में 5 है तो आंसर है ट्रू, नहीं है तो आंसर है फॉल्स। तो रिटर्न ARR ऑफ 5, मतलब यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा ARR ऑफ EL इज इक्वल EL। अगर ऐसा ट्रू है तो रिटर्न ट्रू, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा, सिंपल है ना। तो ये भी मैंने अगेन कांस्टेंट टाइम में कर दिया, कितने में, ऑर्डर ऑफ 1 में। ये दोनों ऑपरेशन मेरे ऑर्डर ऑफ 1 में हो गए, बहुत बढ़िया। तो मेरा ये वाला काम भी हो गया, है ना। तो क्या मैंने इसको बिल्कुल सेट के फॉर्म में इंप्लीमेंट नहीं कर दिया जो कि मैं चाहता था। हाँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, 100 कहाँ इंसर्ट करेंगे, मैंने यहाँ पे 0 से 99 रखा है, तो मुझे 0 से 99 नहीं, 0 से 100 रखना चाहिए थे। ये मेरा 100 हो गया, ताकि मैं यहाँ पे 100 इंसर्ट कर सकूँ, है ना।
तो अगर 0 से 100 तक आ सकते हैं तो मैं लेंथ 101 रखूँ ना कि 100, ताकि मैं हंड्रेड्स को भी इंसर्ट कर सकूँ, ठीक है। तो वो तो हम थोड़ा बहुत देख ही सकते हैं। पर अगेन मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी है ना। ओके, अब आप बोल सकते हो भैया पर ये तो तब ना जब हमारे पास एक ही रेंज में एलिमेंट आए। मान लो मैं आपको कह रहा हूँ कि रेंज कुछ भी हो सकती है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, 1 लाख भी आ सकता है, 1 करोड़ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कितना मर्जी बड़ा नंबर आ सकता है। तब आप क्या करोगे? तब मेरे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है। मैं क्या करूंगा, व्हाट इफ मैं एक एरे रखूं फिक्स साइज का। लेट से मान लो स्टार्टिंग में मैंने रखा हुआ है 10 साइज का ही, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक एरे रखा हुआ है, लेट से ARR 10 साइज का, ठीक है, 0 से लेके 9 तक उसकी इंडेक्स है। अब मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एलिमेंट आ सकता है किसी भी रेंज में, तो ये ऊपर वाली अप्रोच तो खराब हो गई। अब ऐसे थोड़ी ना कि मैं कितना मर्जी बड़ा एरे बना लूंगा। अब मैं क्या कितना बनाऊँ, 1 मिलियन बिलियन ट्रिलियन कितना बड़ा एरे बनाऊँ, और उतनी मेरी मेमोरी भी कंज्यूम होगी, क्योंकि हो सकता है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट तो मेरे खाली रह जाएं, जहां जहां एलिमेंट ऐड करने की बारी होगी वहीं वहीं बस एलिमेंट पड़ा होगा। तो अगेन ये मेरा बहुत ही ज्यादा अनऑप्टिमाइज्ड वे है। बेटर तरीका ये है कि मैं पहले एक फिक्स साइज रख लूं, लेट से 10। मैंने यहाँ पे 10 साइज का एरे रखा हुआ है। तो अगर मैं देखूंगा तो एरे डॉट लेंथ मेरे पास होता है एक प्रॉपर्टी, उसका आंसर होगा 10, ये मेरे को पता है। अब मैं क्या करूं, जैसे ही मुझे कोई बोलता है ना कि एलिमेंट ऐड करो, लेट से किसी ने बोला 1 ऐड करो, तो मैं क्या करता हूं, हर बार ऐड करने से पहले एक मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाता हूं उसका एरे डॉट लेंथ पे। एरे डॉट लेंथ पे मतलब 10। तो किसी को अगर 1 ऐड करना है, मैं बोलूंगा 1 मॉड्यूलो एरे डॉट लेंथ, यानी कि 1 मॉड्यूलो 10। आंसर क्या आएगा? अब जो भी मेरा आंसर आएगा वो आपको पता है 0 से लेकर के 9 की रेंज में आएगा, है ना। जो भी आंसर आएगा मैं उस वाले पर्टिकुलर इंडेक्स में जाके उसको ऐड कर दूंगा। अब 1 मॉड्यूलो 10 का आंसर आएगा 1, ये तो हमें पता ही है। तो मान लो मैंने सीधा 1 में जाकर के उसको ऐड कर दिया कुछ इस तरीके से। अब कोई बोलेगा, लेट से 2 की जगह यहाँ पे किसी ने बोला 10 ऐड करो, ठीक है, क्योंकि 2 का आंसर तो 2 ही आएगा। अब 10 मॉड्यूलो 10 का आंसर आता है 0, तो मैं 0th इंडेक्स पे जाकर के 10 को ऐड कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब आप समझ ही सकते हो, किसी ने बोला होगा लेट से 6, तो मैं 6 मॉड्यूलो 10 और जिसका आंसर 6 ही होता है उसमें 6 को जाकर के ऐड कर दूंगा। अभी के लिए मान लो मैंने 3 एलिमेंट ऐड करे, 10, 1 और 6। 6 को 6 पे रखा, 1 को 1 पे रखा, लेकिन 0 पे रखा 10 को, कोई बात नहीं। अब अच्छा मान लो 6 के बाद किसी ने बोला 12 को ऐड करो, 12 को, अभी 100 पे आते हैं, पर मान लो 12 को ऐड करो, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, और 12 मॉड्यूलो 10 का आंसर होगा कितना, 2 होगा। तो मैं सेकंड इंडेक्स पे जाकर के 12 को ऐड कर दूंगा कुछ ऐसा। तो मेरा अगेन ऐड नाम की फंक्शनैलिटी तो वर्क कर रही है, और कांस्टेंट टाइम में कर रही है, क्योंकि ये ऑपरेशन मेरा कांस्टेंट टाइम लेगा। पर कंटेन्स नाम की फंक्शनैलिटी कैसे काम करेगी? लेट्स से कंटेन्स इंट एलिमेंट, और मुझे कांस्टेंट टाइम में बताना है कि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। बिल्कुल सेम तरीके से जो भी मुझे वो एलिमेंट देगा, मैं चेक करूंगा कि क्या ARR ऑफ जो भी उसने एलिमेंट दिया है मॉड्यूलो एरे का लेंथ, तो ARR डॉट लेंथ अगर एरे ऑफ EL मॉड्यूलो ARR डॉट लेंथ इक्वल है EL के, तो रिटर्न कर दो ट्रू, नहीं तो रिटर्न कर दो फॉल्स। बिल्कुल सेम कंडीशन। अब मान लो किसी ने दिया था 12 कि क्या 12 एग्जिस्ट करता है, मैं करूंगा 12 मॉड्यूलो 10 क्या है, 12 मॉड्यूलो 10 का मतलब होता है 2, तो मैं चेक करूंगा ARR ऑफ 2। तो ARR ऑफ 2 पे मैं गया जो कि है यहाँ, और मैंने चेक किया कि क्या वहाँ इक्वल 12 पड़ा है, आंसर है येस, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। तो ये भी मेरा कांस्टेंट टाइम में वर्क कर गया। तो अगेन मैं मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करके, इस मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करके ये वाला काम भी कर सकता हूं। बस एक यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम आएगी। अब लेट से किसी ने बोला 100, अब मैं 100 मॉड्यूलो 10 करूंगा तो दोबारा से आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं यहाँ तो ऑलरेडी 10 पड़ा है, और मैं 10 को रिप्लेस भी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यू थोड़ी है, 10 को मैं दोबारा थोड़ी एंटर कर रहा हूँ, मैं 100 को एंटर कर रहा हूँ। उस केस में मुझे एक और नया कॉन्सेप्ट को लेकर आना पड़ेगा, जिसको मैं डेटा स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में बोलता हूँ चेनिंग। अच्छा, चेनिंग क्या होती है? मैं चाहूंगा कि 10 के अलावा या 100 भी स्टोर हो जाए। अब आप ऐसा मान सकते हो कि ये जो 10 है ना, इसको मैं खुद में एक लिंक लिस्ट बना दूं, तो बेसिकली अब 10 के आगे मैं स्टोर कर दूं क्या, 100, कुछ इस तरीके से, है ना। अब मान लो दोबारा से आता है 100 के बाद आता है 1000, और 1000 भी अगर आप मॉड करोगे 10 से तो दोबारा 0 आएगा, तो मैं इसी लिस्ट में आगे ऐड कर दूंगा 1000, एक लिंक लिस्ट की तरह, जो अभी हमने ऊपर बात की थी, और इसको हम बोलते हैं चेनिंग। अब चेनिंग की वजह से क्या होगा, एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे हो सकता है मल्टीपल एलिमेंट हो, इसके आगे एक और हो, इसके आगे एक और हो, इसके आगे एक और हो, कुछ इस तरीके से हो सकता है यहाँ पे अपनी खुद की एक चेन बनी हो, है ना, कुछ ये हो सकता है। पर कोई बात नहीं, वो चेन ज्यादा लंबी थोड़ी बनेगी अगर नंबर्स कम है तो। पर अगर मान लो मेरी चेन ज्यादा लंबी बन रही है, तो मैं इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या कर सकता हूं, जो मेरा इनिशियल सेट था ना, उसका साइज दोबारा से थोड़ा डबल कर सकता हूं, जैसे मैंने एरे के फॉर्म में किया था, ताकि मेरे जो नंबर्स हैं और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होगी कि मेरे को इन सारे नंबर्स को दोबारा से मॉड्यूलो ऑपरेटर से गुजार के एक वैल्यू देनी पड़ेगी। पर आप बेसिक आइडिया समझ गए कि हम सेट को इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, यूजिंग एरे एंड लिंक लिस्ट। इन दोनों का यूज करके हम चाहें तो अपने पूरे के पूरे सेट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमने पहला केस भी डिस्कस कर लिया, जिसमें हम सिंपली
एक नंबर को उसके पर्टिकुलर इंडेक्स पे डाल देते हैं, जो कि थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है अगर नंबर्स बहुत ज़्यादा है। और दूसरा केस में हम उसका मॉड्यूलो ऑपरेटर कर देते हैं। पर अभी तक तो हम नंबर से डील कर रहे थे। हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन आ जाए, भैया व्हाट इफ किसी ने कोई स्ट्रिंग को डाल दिया तो। पर अगेन अभी तक तो हम नंबर्स के साथ डील कर रहे थे। हो सकता है यहाँ पे हमारा इनपुट में नंबर्स ना करके स्ट्रिंग्स आती हो। तो लेट्स से मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता हूँ कि कोई भी अपनी ईमेल आईडी डाल सकता है। आपको चेक करना है वो ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है नहीं, या फिर जो भी ईमेल आईडी आ रही है आपको उसे स्टोर करना है, और डुप्लीकेट ईमेल आईडी हो ही नहीं सकती। तो उस केस में सेट लगेगा। और ईमेल आईडी क्या होती है? ईमेल आईडी हमारी स्ट्रिंग के फॉर्म में होती है। तो हम एक स्ट्रिंग को कैसे करें मॉड्यूलो? उसके लिए हमारे पास काम आता है हैशेस का। हमने पढ़ा है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्लास है, उसके अंदर हैश कोड नाम का एक मेथड होता है, हैश कोड। तो मैं क्या कर सकता हूँ? किसी भी स्ट्रिंग का हैश कोड निकाल सकता हूँ, और हैश कोड हमेशा क्या होगा? एक इंटीजर होगा। उस इंटीजर को मैं मॉड करूंगा अपनी एरे डॉट लेंथ से, जो कि है 10। तो उसकी भी वैल्यू कहाँ आएगी? इसी रेंज में आएगी, 0 to 9 आएगी, है ना। तो मेरा वो वाला काम भी हो जाएगा। मेरे को अगर कोई स्ट्रिंग या फिर कोई लेट से कोई ऑब्जेक्ट भी एंटर करना है तो मैं इजीली कर सकता हूँ, बस मुझे उनका हैश कोड डालना पड़ेगा, है ना। ओके। पर अगेन सेम क्वेश्चन, जावा में क्या हमें ये सब करने की जरूरत है अगर हमें सेट नाम का डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है? आंसर है बिल्कुल नहीं। जावा हमें खुद से कुछ क्लासेस देता है, जैसे कि हैश सेट, और एक और है हमारे पास लिंक्ड हैश सेट। अब इन दोनों में क्या फर्क है वो हम जब इसको पढ़ेंगे तब समझ लेंगे। पर जावा हमें इन दोनों की फंक्शनैलिटीज खुद से देता है। हम चाहें तो इन क्लासेस को यूज कर सकते हैं, और यही फंक्शनैलिटीज हमें मिलेंगी कि हम कांस्टेंट टाइम में क्वेरी कर पाएंगे कि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं, और डुप्लीकेट एलिमेंट एंटर नहीं हो पाएगा। जावा हमें खुद से इसकी पॉसिबिलिटी देता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ, जो एक्चुअली दो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टैक एंड क्यूज। हो सकता है आपने बहुत अच्छे से सुना हो, पहले नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं। अब आप इमेजिन करो कि आपके पास कुछ ऐसा यूज केस है कि आपको कुछ एलिमेंट्स को अगेन स्टोर करना है ना। तो मैं आपको एलिमेंट दूंगा, भाई 2 को स्टोर करो, 3 को स्टोर करो, 4 को स्टोर करो, और जिस ऑर्डर में मैं आपको वो दूंगा, जब आप मुझे वो रिटर्न करोगे तो वो उसके एकदम उल्टे ऑर्डर में रिटर्न करोगे। तो लेट्स से मैंने आपको बोला पहले 2 गया, फिर 3 गया, फिर 4 गया। ठीक है, तो आपने किसी कंटेनर में उसे स्टोर कर लिया, और जब मैं आपसे उसे वापस मांगूंगा तो पहले आप मुझे 4 दोगे, फिर 3 दोगे, फिर 2 दोगे। मान लो आपके पास ऐसा कोई यूज केस है। वहां पे आता है हमारा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक क्या कहता है? स्टैक कहता है कि आप मान लो कि आपके पास एक ऐसा कोई कंटेनर है, आप कहते हो 2 डाल, मैं उसको 2 उसके अंदर सबसे नीचे डाल देता हूँ बॉटम में। फिर आप बोलते हो 3 डाल, मैं 3 उसके ऊपर डाल देता हूँ। फिर आप बोलते हो 4 डाल, मैं 4 को उसके ऊपर डाल देता हूँ। ठीक है, तो अगेन मैंने 2 को सबसे नीचे रखा, फिर 3 को, और फिर 4 को। और इस डेटा स्ट्रक्चर की खास बात यह है कि यहाँ पे एंट्री और एग्जिट एक ही तरफ से होती है, ये साइड बंद है ना। तो अगर एंट्री एग्जिट एक ही तरफ से होती है तो जैसे आप नया एलिमेंट डालते हो तो इसी तरफ से डालते हो। आपने डाला 5 तो आप यहीं से डालोगे, और जब आप निकालोगे तो भी यहीं से निकालोगे। तो अगेन आपको पता है जब निकलेगा तो पहले 5 ही निकल सकता है, क्योंकि जब तक 5 नहीं निकलेगा हम 4 को नहीं निकाल सकते। आप बीच में से कभी कुछ नहीं निकाल सकते। एक ही साइड से एंट्री होगी, एक ही साइड से एग्जिट होगी। ठीक है, तो इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टैक। अब आप खुद सोचो, जब मैं निकालूंगा तो पहले निकलेगा 5, अब 5 निकल गया, फिर निकलेगा 4 तो 4 भी निकल गया, फिर निकलेगा 3 तो 3 भी निकल गया, और फाइनली निकलेगा हमारा 2 तो हमारा 2 भी निकल गया। कुछ इस तरीके से, है ना। तो इसको हम बोलते हैं स्टैक। इनफैक्ट स्टैक को हम प्रोग्रामिंग के टर्म्स में बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट। और इसको लीफो क्यों बोलते हैं आपको पता ही है। हमने एंटर कैसे किया था? 2 3 4 5, और वापस कैसे किया? 5 4 3 2। तो जो एलिमेंट लास्ट गया वो एलिमेंट सबसे पहले आया, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसको लीफो कहते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टैक। आप इमेजिन कैसे कर सकते हो? आप इमेजिन कर सकते हो स्टैक एक प्लेट्स की स्टैक होती है। आप एक प्लेट रखते हो, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, उसके बाद चौथी, और जब आप निकालते हो तो सबसे पहले सबसे ऊपर वाली प्लेट निकलती है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, और फिर उसके नीचे, है ना। इसको इंप्लीमेंट करने का क्या तरीका है? बहुत सिंपल है। आप अगेन आपने अभी तक एरेज पढ़ा हुआ है ना। आप एरेज को स्टैक की तरह यूज कर सकते हो। तो आप कैसे कर सकते हो? मान लो आप एक फिक्स साइज का एरे ले लो, 1 2 3 4 5, मान लो मैंने 5 साइज का एरे ले लिया, और ये है इनकी इंडेक्सिंग। ठीक है, अभी जनरली आप जो क्लास बनाओगे ना खुद से, क्लास स्टैक, ठीक है, उसके अंदर आप इस एरे को यूज करोगे, है ना। तो आपके पास एक इंट ARR होगा, है ना। अब देखो आप उसे स्टैक के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? सिंपल सी बात है, आप ना मुझे बहुत सारे मेथड्स का एक्सेस ही मत दो। जैसे आप मुझे इंसर्ट का एक्सेस मत दो, आप मुझे रिप्लेस का एक्सेस मत दो। बेसिकली कोई भी ऐसे मेथड का एक्सेस मत दो जिसमें मैं इस एरे में जाके कहीं भी बीच में कुछ एलिमेंट इंसर्ट कर पाऊँ। क्योंकि मैं पता है स्टैक में क्या होता है, एक ही साइड से एलिमेंट इंसर्ट होते हैं और एक ही साइड से एलिमेंट निकलते हैं। तो लेट से आप मुझे बस 2 ही मेथड का एक्सेस दो। एक तो आप मुझे दो ऐड, तो यहाँ पे मैं कोई भी एलिमेंट दूँ उसको मैं ऐड कर पाऊँ, और एक मेथड दो मुझे रिमूव।
और रिमूव कोई एलिमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट ना लेता हो, क्योंकि मुझे पता है रिमूव अगर कोई किसी ने बोला है करने को तो सबसे पहला एलिमेंट ही रिमूव होगा। कोई ऐसे नहीं लिख सकता कि भैया रिमूव 5 या रिमूव 7, कोई मुझे ये नहीं बता सकता उसे कौन सा नंबर रिमूव करना है, ना ही कोई मुझे ये बता सकता है कि उसको कौन से इंडेक्स से रिमूव करना है। तो मैंने बोला रिमूव 3, तो मुझे कोई ये नहीं बता सकता, मुझे बस बोलेगा रिमूव और मैं लास्ट से मतलब एकदम टॉप से उसे रिमूव कर दूंगा। अब आप ऐसा मानो कि मेरे एरे का टॉप है ये, ठीक है, जो 0th इंडेक्स है। तो अगेन आप ऐसा मान सकते हो यही जो एरे है ये ऐसे स्टैक की तरह रिप्रेजेंटेड है, आपने बस स्टैक को ऐसे लाके खड़ा कर दिया, ठीक है, जहां पे 0th है पहला वाला और 4 है आपका नीचे वाला इंडेक्स, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब बोलेगा किसी ने बोला ऐड 5, आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे 5 को ऐड कर सकते हो। आपको इसके बाद लेट से बोलेगा ऐड 6, तो अगेन 6 भी आपको कहाँ करना होगा, टॉप पे ऐड करना होगा, तो ये 5 नीचे जाएगा, तो आप 5 को बोलोगे एक स्टेप राइट शिफ्ट हो जा, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, 5 आ जाएगा यहाँ पे, आप यहाँ पे डाल दोगे 6। अब आपको पता ही है कोई बोलेगा ऐड 7, आप इन दोनों 5 और 6 को एक एक पोजीशन राइट शिफ्ट करोगे, 5 आ जाएगा यहाँ पे, 6 आ जाएगा यहाँ पे और 7 आ जाएगा यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। अब मान लो कोई बोलता है रिमूव, यहाँ से इसको हटा देते हैं, हाँ, तो कोई बोलता है रिमूव, तो आप क्या करोगे, चुपचाप 7 को यहाँ से उसको लाके दे दोगे और 7 को रिमूव कर दोगे, तो 7 यहाँ से रिमूव हो गया। अब 7 रिमूव हुआ है तो 6 एक स्टेप ऊपर आ जाएगा और 6 एक स्टेप ऊपर आया है तो 5 भी यहाँ से ऊपर यहाँ आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब ऑब्वियसली ये बहुत अनऑप्टिमाइज्ड है क्योंकि आपको सारे एलिमेंट्स बार बार शिफ्ट करने पड़ रहे हैं। अब उसका अच्छा तरीका ये है कि आप खुद से बोलो टॉप है ये और ये है आपकी बॉटम। अब आप इसको ऐसे कर सकते हो कि किसी ने बोला लेट से 6, तो आपने क्या किया, टॉप से 6 डाला लेकिन आप उसको ऐड करो सबसे लास्ट में, है ना, क्योंकि वो कंटेनर के लास्ट में आ गया। अब किसी ने बोला 7, आपने उसको आगे डाल दिया, किसी ने बोला 8, आपने आगे डाल दिया, किसी ने बोला 9, आपने आगे डाल दिया, किसी ने बोला 3, आपने आगे डाल दिया। अब बोलेगा कोई रिमूव, तो आप 3 को रिमूव करके दोगे कुछ इस तरीके से, फिर वो बोलेगा रिमूव, आप 9 को रिमूव करके दोगे कुछ इस तरीके से। इसके लिए आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप जब भी लास्ट एलिमेंट डालते हो, लेट से आपने 8 डाला, तो 8 को आप किसी काउंटर में स्टोर करवा लो, किसी वेरिएबल में, है ना, जो ये मॉनिटर करेगा कि हमारा स्टैक कहाँ तक फुल है, तो हमारा स्टैक कुछ यहाँ तक फुल है। अब आप चाहो तो इसमें 2 एलिमेंट और डाल सकते हो और अगर कोई करेगा रिमूव तो आप 8 को रिमूव करके दे दोगे। अगेन तरीके बहुत सारे इसको इंप्लीमेंट करने के। अगर आप चाहो तो आप लिंक लिस्ट में भी अपने स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हो खुद से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो तरीके बहुत हैं। तो ये होता है आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। क्या अगर हमें स्टैक यूज करना है तो खुद से बनाना पड़ेगा? आंसर है नहीं। हमारे पास जावा में इसके लिए भी क्लासेस मिली हुई हैं। अगेन एक डेटा स्ट्रक्चर होता है क्यू, जो कि स्टैक का एकदम उल्टा है। अगर स्टैक था लीफो तो क्यू है हमारी फीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब क्यू को आप एकदम वैसे ही इमेजिन करो जैसे एक नॉर्मल क्यू होती है। क्या होता है क्यू में, आए एक बंदा आके खड़ा होता है लाइन में, है ना, उसके पीछे एक दूसरा बंदा लग जाता है, उसके पीछे तीसरा बंदा लग जाता है। अब जब ये लाइन से लोग निकलना शुरू होंगे तो सबसे पहले नंबर आएगा इस बंदे का जो सबसे पहले आके लगा था, फिर आएगा इस बंदे का नंबर और फिर आएगा इस बंदे का नंबर। तो क्यू होती है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो क्यू में पहले आके खड़ा हुआ था उसका ही नंबर पहली बार आएगा। अब इसको सोचने का ऐसा तरीका है कि मैं आपको कुछ नंबर दूं 2 3 4 और जब आप मुझे वो रिटर्न करो तो सेम 2 3 4 के फॉर्मेट में ही रिटर्न करो। तो जो मैंने आपको नंबर पहले ही दिए थे वो पहले आना चाहिए। अब अगेन इसको इंप्लीमेंट करने का भी क्या तरीका है? सिंपल, आप स्टैक का यूज कर सकते हो। तो क्यू दिखती ऐसे है, आपने इंसर्ट किया 2 तो 2 यहाँ आ गया, फिर आपने इंसर्ट किया 3 3 इसके पीछे आ गया, फिर आपने इंसर्ट किया 4 4 इसके पीछे आ गया। यानी कि इंसर्ट एक जगह से हो रहा है, ये रहा इंसर्ट का पॉइंट, और रिमूवल दूसरी जगह से हो रहा है। क्योंकि अब मैं बोलूंगा रिमूव तो 2 बाहर आना चाहिए, फिर दोबारा मैं बोलूंगा रिमूव तो 3 बाहर आना चाहिए, और जब मैं तीसरी बार बोलूंगा रिमूव तो 4 बाहर आना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है स्टैक के एकदम उल्टा है। स्टैक में एक ही साइड से इंसर्ट और रिमूव हो रहा था, और क्यू में हम क्या कर रहे हैं, एक साइड से इंसर्ट कर रहे हैं, दूसरी साइड से रिमूव कर रहे हैं। अगेन इसको मैं एरे के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ? आप इमेजिन करो कि मैंने एक एरे ले रखा है 5 साइज का, तो 0 1 2 3 4। तो अब तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस एक चीज़ करनी है, एक साइड से आप मान लो रिमूवल होगा और एक साइड से एंट्री होगी। तो लेट से थोड़ा ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं कहता हूँ यहाँ से होगा रिमूवल और यहाँ से होगी आपकी एंट्री। तो लेट से कोई मुझे बोले 4 एलिमेंट को पुश करो, आप इमेजिन करो एंट्री की तरफ से वो घुसना चाहिए, है ना, तो मैं मान लूंगा उसने एंट्री की तरफ से वो घुसा होगा और डायरेक्टली मैंने उसको यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि अभी तक मेरी बाकी की पूरी क्यू खाली थी। अब मैंने यहाँ क्यों खड़ा किया? ताकि उसका रिमूवल कॉन्स्टेंट टाइम पे हो जाए, है ना। अब किसी ने मुझे बोला भाई डालो 5, तो मैं 5 उसके पीछे डाल दूंगा। किसी ने मुझे बोला डालो 6 6 उसके पीछे डाल दूंगा। अब कोई बोलेगा रिमूव, ठीक है, अभी तक तो ऐड हो रहा था, अभी तक मेथड ऐसे कॉल हो रहे थे, ऐड 4 ऐड 5 एंड ऐड 6, ठीक है। इन सब के बाद अगला मेथड कॉल हुआ रिमूव, जो कि कोई इंडेक्स नहीं लेगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली 4 को रिमूव कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब अगला एलिमेंट कोई दोबारा अगर मान लो लिखता है रिमूव, मान लो किसी ने दोबारा लिखा रिमूव, तो अगला एलिमेंट कौन सा रिमूव होगा? अगला एलिमेंट रिमूव होगा 5, क्योंकि 5 टॉप पे था। अगर कोई दोबारा लिखता है रिमूव
तो अब इस बार रिमूव होगा 6 क्योंकि 6 टॉप पे था, कुछ इस तरीके से। अब जब आप इसको एज अ डेटा स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम लेके सॉल्व करोगे तो उसमें और सारी ऑप्टिमाइजेशन है। आप पढ़ोगे कि आप इसको सर्कुलर क्यू की तरह इंप्लीमेंट कर सकते हो, थोड़ा और स्पेस बचाने के लिए और टाइम बचाने के लिए वगैरह वगैरह। पर हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा नहीं घुसना चाहते, हम बस ये देखना चाहते हैं, ओवरव्यू लेना चाहते हैं कि हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर को और स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को दोनों को एरेस का यूज करके, या फिर जैसे मैंने आपको एरे बताया ना, सेम तरीके से लिंक लिस्ट का यूज करके भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। पर क्या हम ये खुद से करेंगे? आंसर है नहीं करेंगे। हम चाहें तो अपने खुद की एक क्लास स्टैक या फिर खुद की एक क्लास क्यू बना सकते हैं जो यही सब ऑपरेशंस करे, अंदर से वो एक एरे के साथ काम करती हो। अगेन आप चाहो तो उसको आप इंट टाइप का मत रख के जेनरिक टाइप का रख लो। पर क्या हम ये खुद से करेंगे? आंसर है नहीं करेंगे। जावा ने हमें मल्टीपल क्लासेस प्रोवाइड की हुई हैं जो कि ये सेम काम करती है जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे। और उन क्लासेस का नाम क्या है? एक इंटरफेस है हमारे पास, क्यू इंटरफेस। हमारे पास एरे डेक करके एक क्लास है, ठीक है। हमारे पास स्टैक करके एक क्लास है। मल्टीपल तरह की क्लासेस हैं हमारे पास या फिर इंटरफेसेस हैं। वो जब हम इस पे आएंगे तो उसको अच्छे से समझेंगे। बट अगेन हम उनको कॉल कर सकते हैं, उसमें हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं और उन ऑपरेशंस को यूज करके हम वही सब काम कर सकते हैं जो अभी तक हमने देखा। अब बढ़ते हैं अपने अगले डेटा स्ट्रक्चर की तरफ जिसको हम प्रोग्रामिंग में बोलते हैं मैप्स। अब आप ऐसा मानो कि आपको ना कुछ इस तरीके का डेटा स्टोर करना है जो कि होता है की टू द वैल्यू। क्या मतलब? हर की के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू हो। अब ये की कुछ भी हो सकती है, वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल जब भी मैं बात करूंगा की तो मैं बात करूंगा किसी के नाम की, और जब भी मैं बात करूंगा वैल्यू की तो मैं लेट से बात करूंगा उसके रोल नंबर की। तो मैंने बोला लेट से एक बंदा है आदित्य, है ना, उसका रोल नंबर है 101। एक बंदा है रोहित, उसका लेट से रोल नंबर है 102। एक बंदा है लेट से रोहन, उसका रोल नंबर है 103। तो बेसिकली मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ कि मेरे पास एक नाम है और उस नाम से मैप होता हुआ एक रोल नंबर है। तो मुझे इस पूरी डिटेल की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है कंप्लीटली, ठीक है। और ये जो मुझे डिटेल स्टोर करनी है अगेन कांस्टेंट टाइम में करनी है, ऑर्डर ऑफ 1 में। अब अगेन मैं आपसे आकर के क्वेरी कर सकता हूँ कि भाई क्या मेरे पास आदित्य का रोल नंबर है, और आप सीधा आंसर दे दो है, और उसका आंसर है 101। और ये कितने टाइम में दो? अगेन एक कांस्टेंट टाइम में लाके मुझे दो, ठीक है। सिंपल कांस्टेंट टाइम में आप मुझे बोलो आदित्य का नंबर ये ले 101, पहली चीज, ठीक है। और दूसरी चीज अगेन सेट की तरह ही इसमें नो डुप्लीकेट कीज अलाउड हो, डुप्लीकेट कीज अलाउड ना हो। तो अगर मैं आपको दोबारा बोलूं कि भाई ये ले आदित्य और इसका रोल नंबर है 105, आप देखोगे आदित्य तो पहले से इंसर्टेड है और रोल नंबर कुछ और है, इसको मैं इंसर्ट नहीं करूंगा, ये भी अलाउड ना हो। तो ये ऑलमोस्ट सेट जैसा है, पर सेट में क्या था? सिर्फ वैल्यूज होती थी। आप कहते थे 1 को डाल लो, 2 को डाल लो, 3 को डाल लो। इसमें मैं कह रहा हूं की कॉमा वैल्यू का एक पेयर है। मैं कह रहा हूं आदित्य कॉमा 101 को डालो, या फिर रोहित कोमा 102 को डालो। तो मैं आपको एक पेयर दे रहा हूं। अब आप इसको कैसे स्टोर कर सकते हो, या जो मैंने आपको क्वेरी बोली है उसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बोला कांस्टेंट टाइम में रिजॉल्व होनी चाहिए। यहीं पे काम आता है हमारा मैप डेटा स्ट्रक्चर। क्या हम खुद का एक मैप बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आप सोचो, जैसे अभी तक हमने एक क्लास की बात की थी, नोड क्लास, लिंक लिस्ट में हम एक नई क्लास बनाए दोबारा, ठीक है। उसको भी लेट्स से मैं अभी नोड ही बोल देता हूँ, और उसमें दो चीजें होगी। एक होगा हमारे पास की, हमारी की है स्ट्रिंग टाइप की क्योंकि वो नाम है, और एक होगी हमारे पास वैल्यू, वैल्यू है हमारी इंट टाइप की क्योंकि वो हमारा रोल नंबर है। तो मैंने इस तरह की एक बना दी नोड, ठीक है। अब सेट की ही तरह मैं सेट में क्या कर रहा था, इंटरनली एक एरे लेता था लेट से 5 साइज का। तो 0 1 2 3 4 5 साइज का एरे ले लिया। अब बिल्कुल जैसे हमने सेट में किया था वही मैं काम करूंगा। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे फंक्शन दिया होगा ऐड, जो दो चीज़ें लेता होगा, एक लेता होगा नेम और एक लेता होगा रोल नंबर, ठीक है। तो किसी को नेम और रोल नंबर कुछ ऐड करना होगा, और अंदर से मेरी क्या फंक्शनैलिटी होगी? कुछ नहीं होगी। सबसे पहले मैं बनाऊंगा अपनी नोड क्लास का एक ऑब्जेक्ट, तो मैं लिखूंगा नोड n1 इक्वल टू लेट से न्यू नोड। अब आप मान लो मेरा नोड क्लास में मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, पर एक कंस्ट्रक्टर भी है जो क्या लेता है अपने इस ब्रैकेट में की कॉमा वैल्यू देता है। तो मैंने क्या किया, की के फॉर्म में नेम को पास कर दिया और वैल्यू के फॉर्म में रोल नंबर को पास कर दिया। तो n1 डॉट की करेंगे तो नेम आ जाएगा, और n1 डॉट रोल नंबर करेंगे तो ये वाला रोल नंबर आ जाएगा, मान लो, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक नोड तो बन गई। अब मैं क्या करूंगा, इसकी जो की है विच इज नेम, उसको करूंगा हैश। तो मैं हैश कोड निकालूंगा,
नेम का, क्योंकि मैं हमेशा की को हैश करना चाहूंगा ना। मैप की खास बात होती है कि की कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब मेरे पास एक और बंदा नहीं हो सकता आदित्य के नाम से मेरे वाले यूज केस में। ऑल्दो हमने थोड़ा सा उल्टा ले लिया, क्योंकि जनरली रोल नंबर यूनिक होता है और नाम तो कभी भी सेम भी हो सकते हैं। पर ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं तो यही लेके चलते हैं। अभी मैं मानूंगा कि किसी और का नाम आदित्य नहीं हो सकता, और अगर होगा भी तो मैं बोलूंगा भाई ये तो डुप्लीकेट है ना। तो उसका हैश कोड भी मैं किसका निकालूंगा, नेम का निकालूंगा, क्योंकि ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो मैं एक हैश कोड निकालूंगा नेम का। मेरे पास एक क्या आएगा, इंटीजर वैल्यू आएगी। उसको मैं कर लूंगा मॉड किसके साथ, अगेन अपने साइज ऑफ एरे के साथ, जो कि है 5। तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी 0 से 4 के बीच में। अब वो जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू में मैं अपने इस पूरे के पूरे नोड को इंसर्ट कर लूंगा। तो लेट से मेरे पास वैल्यू आती है 2, तो मैंने सेकंड इंडेक्स पे अपना n1 डाल लिया कुछ इस तरीके से। अब आप समझ ही गए होंगे, लेट से मेरे पास एक नया बंदा आएगा रोहित, इसका रोल नंबर है 102, और वो इस ऐड मेथड को कॉल करेगा तो क्या होगा, अंदर से दोबारा एक नोड बनेगी इक्वल टू न्यू नोड, और वहां पे हम उसकी वैल्यू पास कर देंगे रोहित और 102 कंस्ट्रक्टर में। और मैं क्या करूंगा, हैश कोड निकालूंगा उसके नेम का, तो हैश कोड ऑफ नेम, और उसको मॉड्यूलो कर दूंगा 5 से। तो मेरे पास अगेन 0 से लेकर के 4 तक एक वैल्यू आ जाएगी, और जो भी वैल्यू आएगी उसमें मैं इस नई नोड को डाल दूंगा। तो लेट से मेरे पास वैल्यू आती है 4, तो मैंने लेट से अपने n2 को यहाँ डाल दिया कुछ इस तरीके से। तो अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं सेट में कर रहा था अपने एरे के अंदर एक पर्टिकुलर इंडेक्स में एक ही एलिमेंट डाल रहा हूँ, लेकिन बस सेट के केस में मेरे पास सिर्फ वैल्यूज होती थी। तो जैसे मान लो सिर्फ स्ट्रिंग होगी या सिर्फ नंबर्स होंगे, कुछ ना कुछ होगा, पर वो सिर्फ एक वैल्यू होगी। तो मैं सिर्फ उसको हैश करता था और उठा करके सेट में डाल देता था। पर मेरे पास मैप्स के केस में एक की भी होती है और एक वैल्यू भी होती है। तो एक की वैल्यू पेयर होता है, तो इस पेयर के लिए मैंने एक नोड क्लास बना दी। आप इसका नाम चाहे तो पेयर भी रख सकते हो, पर अगेन जनरली हम इसका नाम नोड रखते हैं। तो एक की हो गई, एक वैल्यू हो गई। अब मैंने कहा डुप्लीकेट क्या नहीं हो सकता, की डुप्लीकेट नहीं हो सकती, तो मैं की का हैश कोड निकालूंगा और मॉड्यूलो करूंगा 5 से। तो इस तरीके से मेरा ऐड मेथड काम करता होगा। अच्छा, अब दूसरा मेरा मेथड एक और हो सकता है जो कि है गेट, जिसमें मैंने क्या कहा था कि मैं आपको दूंगा एक की। तो लेट से मैंने दिया गेट आदित्य, तो मैंने पूछा आपसे गेट आदित्य, और आपको कांस्टेंट टाइम के अंदर उसका रोल नंबर मुझे लाके देना है। तो आप आदित्य का रोल नंबर क्या है 101, तो आप मुझे 101 रिटर्न करोगे कांस्टेंट टाइम के अंदर। ठीक है, तो अगेन ये मैं कैसे कर सकता हूँ, अब ये भी बहुत सिंपल है। आपने मुझे की दी है, तो अगेन मैं क्या करूंगा, जो भी आपने मुझे की दी होगी उसका मैं निकालूंगा हैश कोड ऑफ की, और मॉड्यूलो करूंगा उसको किससे, साइज ऑफ द एरे से, विच इज 5। मेरे को एक इंडेक्स मिलेगा 0 to 4। अब आप सोचो, अगर ये की आदित्य है और आदित्य को मैंने इंसर्ट किया था यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे, तो यहाँ पे जब मैंने उसको इंसर्ट किया था तब भी मैंने क्या किया था, उसके नाम का हैश निकाला था। और आपको पता है दो स्ट्रिंग जिसकी वैल्यू सेम है तो उसके नाम का हैश कोड भी सेम निकलेगा। तो अगेन यहाँ पे आदित्य का हैश कोड दोबारा से क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। 2 में मैं जाऊंगा, देखूंगा मेरे पास नोड है n1, उस n1 डॉट वैल्यू को मैं रिटर्न कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, तो जो मैं काम सेट में कर रहा था वही काम मैं मैप में कर रहा हूँ। पर बस ये दिक्कत है कि मैप में मैं एक वैल्यू स्टोर कर रहा था, सेट में यहाँ पे मैं एक पेयर स्टोर कर रहा हूँ की कॉमा वैल्यू का। और मैं पहुंचता कैसे हूं की तक, अगेन मैं हैश कोड निकालता हूं मेरे की का। तो मैं लिखता हूं की मॉड्यूलो, जो भी मेरा एरे का साइज है 5, तो मुझे 0 से लेकर के 4 तक एक एलिमेंट मिलता है, और जो भी मिलता है उसमें जाकर के मैं उस पूरे नोड को इंसर्ट कर देता हूं कुछ इस तरीके से। तो क्या मेरी सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो गई, कांस्टेंट टाइम में मैंने सर्च भी कर लिया और डुप्लीकेट एलिमेंट भी नहीं आने दिए। तो ये है मेरा पूरा का पूरा मैप्स, ठीक है, जो हमारे डीएसए का एक कॉन्सेप्ट है। क्या अगेन हमें इसे बनाने की जरूरत है, आंसर है नहीं। जावा हमें प्रोवाइड करता है हैश मैप जो कि सेम काम करता है। एक और है हमारे पास लिंक्ड हैश मैप। अगेन इन दोनों में क्या फ़र्क है हम समझेंगे जब हम इसको डीपली स्टडी करेंगे। पर अभी आप समझ जाओ कि जावा के पास ये सारी चीज़ें ऑलरेडी है, जावा ने क्लासेस बना रखी हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले डेटा स्ट्रक्चर की तरफ और डिस्कस करते हैं कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अच्छा, आप मानो कि अगर हमारे पास ऐसा डेटा है जो हायरार्किकल फॉर्म में है, फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिकली हमारे पास BST होता है डेटा स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री, और ये क्या होता है, ऑब्वियसली ये इंफॉर्मेशन को एक हायरार्किकल फॉर्म में स्टोर करता है। तो लेट से मैं बोलूंगा कि मेरे पास एक नंबर है 10, तो वो उसको ऐसे स्टोर करेगा। अब मान लो आपको इंसर्ट करना है 5, तो 10 से छोटा है 5 तो वो उसके लेफ्ट में आ जाएगा। और अगर मान लो आपको इंसर्ट करना है एक नंबर 16, अब वो 10 से बड़ा है तो राइट में आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आप एक ट्री के फॉर्म में डेटा को इंसर्ट करते हो, और उस एक ट्री के कितने नोड हो सकते हैं वो डिपेंड करता है कि वो बाइनरी ट्री है, टर्नरी ट्री है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा BST का मतलब भी होता है बाइनरी ट्री, यानी कि एक नोड के 2 चाइल्ड हो सकते हैं। जैसे 10 के हमारे पास 2 चाइल्ड हैं, एक है 5 और एक है 16, कुछ इस तरीके से। अब ये काम कहाँ आता है, अब आप सोचो हमें एक ऐसा डेटा मॉडल करना है जो ट्री के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है फाइल एंड फोल्डर। आप सोचो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स और फोल्डर कैसे स्टोर होते होंगे। सबसे पहले आप एक फोल्डर बनाते हो, लेट्स से फोल्डर को मैं बोलता हूँ ऐसे, ठीक है।
उसके अंदर आप मल्टीपल फाइल्स रख सकते हो, पर आप एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर भी तो रख सकते हो। तो लेट्स से एक फोल्डर के अंदर आपने एक और फोल्डर रखा और बाहर पे यहाँ पे रखा एक फाइल। इस फोल्डर के अंदर हो सकता है आप अगेन एक फाइल रखो और दूसरी भी फाइल रखो। तो आपकी हायरार्की कैसी दिख रही है? एक ट्री लाइक नहीं दिख रही। अब आप चाहो तो यहाँ पे भी फोल्डर रख सकते हो, उसके अंदर मल्टीपल फाइल। तो आपका जो डेटा है वो एक ट्री के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। अब यहाँ पे तो एक फोल्डर के दो ही चाइल्ड हैं, एक फोल्डर और एक फाइल, पर हो सकता है यहाँ पे तीसरा भी, चौथा भी, राइट, एक और फाइल हो, यहाँ पे एक और फोल्डर हो, उसकी अपनी कोई हायरार्की हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। पर कहने का मतलब ये कि ऐसा कोई भी एग्जाम्पल जिसमें आपको हायरार्किकल डेटा रखने की जरूरत पड़ेगी, उसमें आप यूज करोगे किसका? ट्रीज का। और जनरली हमारे पास सबसे इंटरेस्टिंग ट्री होता है बाइनरी सर्च ट्री, जो क्या कहता है? जो कहता है कि डेटा को इस तरह स्टोर करते हैं कि लेट्स से अगर आपको 10 एंटर करना है तो आप 10 करोगे रूट लेवल पे स्टोर। अब आपको अगर 10 से कोई छोटा नंबर चाहिए तो वो आपको मिलेगा 10 के लेफ्ट साइड पे, और 10 से बड़ा नंबर चाहिए तो वो आपको मिलेगा 10 के राइट साइड पे। अब लेफ्ट साइड खुद एक आपका ट्री है, तो मान लो यहाँ पे वैल्यू है, मैंने बोला 5, और 5 के लेफ्ट में उससे छोटा नंबर होगा, 5 के राइट में उससे बड़ा नंबर होगा। सेम यहाँ पे वैल्यू है लेट्स से 16, 16 के लेफ्ट में उससे छोटा नंबर होगा, लेकिन वो जो छोटा होगा वो 10 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि आपका रूट ही 10 है, और 16 के राइट में 16 से भी बड़ा नंबर होगा। तो अगर आपको इस तरीके का डेटा स्टोर करना है, आप यूज करते हो ट्री डेटा स्ट्रक्चर। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री की, जिसमें एक नोड के दो ही चाइल्ड हो सकते हैं। क्या आप इसको खुद से बना सकते हो? आंसर है बिल्कुल यस। तो जैसे हमने क्लास बनाई थी अपनी नोड, हम यहाँ पे एक ट्री नोड भी तो बना सकते हैं। ट्री नोड क्लास है ना, और उसमें 3 चीजें रखेंगे, देखो कौन कौन सी। एक तो हमारा होगा डेटा, ठीक है। हर नोड में देखो एक डेटा है, तो नेट जैसे मान लो हीप मेमोरी में अगर हमारी एक नोड बनेगी उसमें एक डेटा तो होना चाहिए, जैसे 10। अब लिंक लिस्ट में हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंटर था जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता था, पर आप ट्री के केस में देखो एक ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, जैसे एक फोल्डर एक और फोल्डर को या एक और फाइल को पॉइंट कर रहा है ना। तो उस केस में मुझे 2 रेफरेंस पॉइंटर रखने पड़ेंगे ट्री नोड टाइप के। तो मैं ट्री नोड रखूंगा एक रेफरेंस पॉइंटर जिसको मैं नाम रख लेता हूँ लेफ्ट, और एक और ट्री नोड रखूंगा रेफरेंस पॉइंटर जिसको मैं नाम रख लेता हूँ राइट। अब ये लेफ्ट राइट क्या है? ये बताता है कि वो 2 रेफरेंस वेरिएबल है। अब मैंने इनका नाम लेफ्ट राइट क्यों रखा? ऐसे ही क्योंकि एक नेमिंग कन्वेंशन है, क्योंकि मुझे पता है एक नोड को मैं लेफ्ट में स्टोर कर रहा हूँ, एक नोड को मैं राइट में स्टोर कर रहा हूँ। और अगेन ये सब तो कंसेप्चुअल है, एक्चुअली हमारा डेटा हीप में कैसे स्टोर होगा आपको पता ही है। ये हमारी होगी हीप मेमोरी और एक होगी हमारे पास स्टैक मेमोरी। अब आपको पता ही है जैसे ऊपर वाली क्लास है उसमें मैंने ऐसे कॉल किया, मैंने लिखा ट्री नोड n1 इक्वल टू न्यू ट्री नोड, और लेट से मैंने लिखा n1 डॉट डेटा इक्वल टू डाल दो 10, और आपको पता ही है n1 डॉट लेफ्ट n1 डॉट राइट बाय डिफॉल्ट नल होंगे। तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट हुआ होगा कि मेरा एक नोड बनेगा जिसमें डेटा होगा 10 और उसका नाम होगा n1 और वो ऐसे पॉइंट करता होगा। अब अगर मुझे इस पूरी हायरार्की को रिप्रेजेंट करना होगा तो आप समझ ही सकते हो क्या होगा। मैं मान लो एक नया नोड बनाऊंगा लेट्स से 12 और एक नया नोड बनाऊंगा लेट्स से 6। तो मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है 10, इसके लेफ्ट साइड में है 6 क्योंकि इससे छोटा है, और राइट साइड में है 12। तो मैं कैसे करूंगा? तो एक नया नोड बनाऊंगा 12 लेट्स से n2, एक नया नोड बनाऊंगा 6 लेट्स से n3, और इसको भी मैंने इसी तरीके से बनाया होगा सारा कुछ इंडिपेंडेंट करके। फिर मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि n1 डॉट लेफ्ट, n1 का जो लेफ्ट पॉइंटर है या लेफ्ट रेफरेंस वेरिएबल है उसमें डाल दो n1 के लेफ्ट में n3 डाल दो n3, तो एक ये पॉइंट हो गया। और मैं दोबारा लिखूंगा n1 डॉट राइट, जो राइट वाला रेफरेंस वेरिएबल है उसमें n2 डाल दो, तो एक ये पॉइंट हो गया। तो कहने का मतलब ये जो मैंने कंसेप्चुअल रिप्रेजेंट किया एक्चुअली वो डेटा ऐसे रिप्रेजेंटेड होगा मेमोरी के अंदर, है ना। तो मैं ये भी बना सकता हूँ, मैं खुद का एक ट्री नोड बना सकता हूँ। अगेन इसको एक स्टैटिक इंटरनल क्लास रख सकता हूँ और मैं कुछ मेथड्स प्रोवाइड कर सकता हूँ जैसे कि ऐड, रिमूव, कंटेन्स, कुछ इस तरीके से, है ना। ऐड एक एलिमेंट को ऐड करेगा, रिमूव एक एलिमेंट को रिमूव करेगा, कंटेन्स चेक करेगा कि एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। और इस तरीके से मैं अपना क्या इंप्लीमेंट कर सकता हूँ? बाइनरी सर्च ट्री, स्पेसिफिकली बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। ट्रीज बहुत तरह के होते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ बीएसटी की बात कर रहा हूँ। और क्या अगर मेरे को बीएसटी चाहिए तो मुझे क्या ये सब करने की जरूरत है? आंसर है नहीं। जावा ने मेरे को 2 चीजें दे रखी है, एक है मेरे पास क्लास ट्री सेट और एक है मेरे पास क्लास ट्री मैप। जावा ने ये दोनों क्लासेस हमें दे रखी हैं जो अंदर से हमारे बीएसटी को ही यूज करती हैं। एक्चुअली वो एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होता है जिसको हम स्टार्ट, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इसको समझेंगे कि यहाँ पे ट्री सेट और ट्री मैप हमारा डेटा कैसे स्टोर करता है बीएसटी की फॉर्म में, अंदर से क्या हो रहा होता है वगैरह वगैरह। पर आई होप आपको एक अच्छे से ओवरव्यू मिला होगा कि आपके पास इसकी भी क्लासेस होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की तरह आप इसे यूज कर सकते हो। आपको जानने की जरूरत नहीं है कि अंदर से वो सब कुछ कैसे काम करता होगा।
अब आप सोचो, मैंने आपको कहा जावा ने आपको सारी चीज़ें दे रखी है ना। तो जावा ने, मैंने आपको बात की कि एरे लिस्ट दे रखी होगी एक क्लास, ठीक है, और जावा ने क्या किया होगा, उस क्लास में कुछ मेथड डिफाइन करे होंगे कि भाई एरे लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, वगैरह वगैरह। ऐसे ही जावा ने आपको क्लास दी होगी एक लिंक लिस्ट, है ना, और उसमें भी कुछ मेथड्स डिफाइन करे होंगे कि उसमें भी आप कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ रिमूव कर सकते हो, वगैरह वगैरह, राइट। और ऐसे ही जावा ने आपके लिए सेट के साथ किया होगा, है ना, या फिर हमारे आपका क्यू के साथ किया होगा, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी क्लासेस होंगी। पर आप सोचो, अगर जावा ऐसे इंडिपेंडेंट क्लासेस हमें बना के देता तो उस क्लासेस में अलग अलग मेथड्स होते, और हो सकता तो उनका नाम भी अलग अलग हो। हमें अगेन कितने सारे मेथड्स याद करने पड़ते, कितने सारी क्लासेस को याद करना पड़ता, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती। तो जावा ने सोचा, क्योंकि ये सब क्या है, मिला करके एक डेटा स्ट्रक्चर ही तो बनाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। और डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, डेटा को स्टोर करना एक कंटेनर में। एक कंटेनर ही तो है सारे के सारे, बस कंटेनर का तरीका बदल गया। तो मान लो ये सब एक कंटेनर है, एरे बस अलग तरीके से स्टोर करता है, लिंक लिस्ट अलग तरीके से स्टोर करती है, और सेट और क्यू अलग तरीके से स्टोर करते होंगे। पर एक्चुअली सारे मिलके क्या कर रहे हैं, एक डेटा को स्टोर करने का ही तो काम कर रहे हैं। तो क्या मैं इन सब की एक हायरार्की नहीं बता सकता? और अगर मैंने इन सब की हायरार्की बनाई तो मेरे पास क्या फायदा हो गया, मेरे पास फायदा हो गया कि अब मैं इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म का यूज कर सकता हूं। और इन दोनों का यूज करने का क्या फायदा होता है आपको पता ही है, मैं मेथड्स को रीयूज कर सकता हूं। तो जो मेथड मेरा पेरेंट क्लास के अंदर आ गया एक बार, उसको चाइल्ड क्लास के अंदर दोबारा डालने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, कहने का क्या मतलब, बिल्कुल सिंपल है। जावा ने कहा चाहे एरे लिस्ट हो, ठीक है, जिसमें हम डेटा एरे में स्टोर करते हैं, चाहे आपकी लिंक लिस्ट हो जिसमें हम डेटा लिंक लिस्ट में स्टोर करते हैं, किसी भी तरीके से हम डेटा को स्टोर करें। आप डेटा को स्टोर कैसे कर रहे हो, एक लिस्ट के फॉर्म में तो कर रहे हो। एरे में बस वो लिस्ट कॉन्टिगुअस है, 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से। लिंक लिस्ट में वो अलग अलग पड़े हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। बस यहाँ पे दूर दूर मेमोरी पड़े हैं और ये कॉन्टिगुअस मेमोरी में पड़े हैं। पर एक्चुअली ये डेटा स्टोर तो एक लिस्ट के तरीके से हो रहा है ना। तो देखो, जावा ने सोचा कि व्हाट इफ मैं इन दोनों का एक पेरेंट इंटरफेस बना दूं जिसका नाम होगा लिस्ट। क्योंकि एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट दोनों लिस्ट टाइप के हैं, तो मैंने क्या कहा, इनका एक पेरेंट इंटरफेस बना दिया लिस्ट। एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट दोनों इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे। अब इसका फायदा ये होगा कि मुझे पता है लिस्ट का मतलब क्या होता है। लिस्ट में मैं एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ, लिस्ट में मैं एलिमेंट रिमूव कर सकता हूँ, लिस्ट में मैं एलिमेंट रिप्लेस कर सकता हूँ या डिलीट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं दोनों की दोनों लिस्ट में कर पाऊंगा। मुझे ये सेम मेथड एरे लिस्ट में और लिंक लिस्ट में देने की जरूरत नहीं है। तो अब क्योंकि ये सारे मेथड मैंने लिस्ट में डिक्लेयर कर दिए और लिस्ट एक इंटरफेस है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ कि ये मेरा एक इंटरफेस है। तो क्योंकि अगर लिस्ट ने सारे मेथड एज एन इंटरफेस डिक्लेयर कर दिए, तो आपको पता ही है हमारी एरे लिस्ट और हमारी लिंक लिस्ट, इन दोनों का काम होगा इन सारे मेथड्स की डेफिनेशन प्रोवाइड करना। यानी कि ऐड फंक्शन हमारा अपने आप इसमें भी आ गया और हमारे लिंक लिस्ट में भी आ गया, और दोनों अपने अपने तरीके से इसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे। आपको पता है एरे लिस्ट का ऐड मेथड कैसे काम करता होगा, हमने देखा था। वो जो भी अगला इंडेक्स अवेलेबल होगा उसमें वैल्यू को स्टोर कर देगा। और लिंक लिस्ट का ऐड बिल्कुल अलग तरीके से काम करता होगा। वो पहले एक नोड बनाएगा, उसमें वैल्यू को स्टोर करेगा, और पुरानी जो नोड एग्जिस्ट करती थी उसको नई वाली नोड से पॉइंट करवाएगा, है ना। तो दोनों का ऐड मेथड चाहे अलग अलग तरीके से काम करता हो, पर है तो दोनों में ऐड ही, राइट। और यही तो पॉलीमॉर्फिज्म की खास बात है, दोनों ऐड मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे अपने अपने तरीके से। और कोई भी यूजर जो लिस्ट को यूज कर रहा होगा, उसे परवाह ही नहीं है कि अंदर से एरे लिस्ट यूज हो रही है या लिंक लिस्ट यूज हो रही है। वो तो अपने लिस्ट पे ऐड मेथड सिंपली कॉल कर देगा, है ना। तो बेसिकली मुझे एक बहुत अच्छी एब्स्ट्रैक्शन मिल गई कि मैं अपने कोड में कभी भी ऐसे डिक्लेयर कर सकता हूँ कि मैं लिखूंगा लिस्ट। अब ये क्योंकि जेनरिक्स यूज करते हैं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ लिस्ट ऑफ इंटीजर l इक्वल टू न्यू। अब यहां पे चाहे मैं यूज करूं एरे लिस्ट या फिर चाहे मैं यूज करूं अपनी लिंक लिस्ट, ठीक है, मुझे सेम फंक्शनैलिटी मिलेगी। अब इस एल टाइप के वेरिएबल पे जो कि लिस्ट टाइप का है, मैं एल डॉट ऐड कॉल करूं और आंसर और पास करूं लेट्स से 4, मेरा 4 एक लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता अंदर से जावा एक नॉर्मल एरे पे काम कर रहा है जिसको मैं एरे लिस्ट बोलता हूँ, या फिर एक लिंक लिस्ट में काम कर रहा है जिसको मैं लिंक लिस्ट ही बोलता हूँ। मुझे जानने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपने एल पे वो मेथड्स कॉल करूंगा। और इससे अच्छी बात ये भी हुई कि मेरे सारे मेथड्स का नाम हमेशा सेम रहेगा। ऐड दोनों में है, रिमूव, रिप्लेस, डिलीट, इंसर्ट, सब कुछ दोनों में मेरे को मिलेगा। तो यही है खूबसूरती पूरे के पूरे पॉलीमॉर्फिज्म की, और जावा पॉलीमॉर्फिज्म का बहुत अच्छे से यूज करता है। इंटरेस्टिंगली जावा ने सोचा कि सिर्फ लिस्ट में ही हायरार्की क्यों, हमारा जो एक लिस्ट इंटरफेस है, या आप मान लो एक सेट, या आप मान लो एक क्यू,
ये सब मैंने आपको बोला एक फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज ही तो है। तो जावा ने सोचा व्हाट इफ इन सब की मैं एक पेरेंट इंटरफेस ही बना दूं और उस इंटरफेस का नाम मैं रख दूं कलेक्शन। क्योंकि एक्चुअली ये है क्या, कलेक्शन ही तो है, एक चीज़ों को स्टोर करने का तरीका ही तो है। तो जावा ने इसका नाम दिया कलेक्शन और कहा ये सब एक कलेक्शन है। अब ये भी एक इंटरफेस है, ये भी एक इंटरफेस है, ठीक है, और ये तीनों भी इंटरफेस है, लिस्ट सेट क्यू, ये तीनों इंटरफेस है। इनफैक्ट लिस्ट के अंदर भी मल्टीपल क्लास आती है, अब हमने डिस्कस किया, एक आती है एरे लिस्ट, एक आती है लिंक लिस्ट, और भी आती हैं जो अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे तब समझेंगे। ऐसे ही सेट के अंदर बहुत हायरार्की है, क्यू के अंदर फर्दर हायरार्की है, पर कहने का मतलब जावा ने इन सब को बोल दिया कलेक्शन, और यही है हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क, सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर एक ही अम्ब्रेला के अंदर। अगर मैं आपको एक कंप्लीट हायरार्की दिखाऊं हमारे कलेक्शन फ्रेमवर्क की जावा के अंदर, तो वो कुछ ऐसे दिखेगी। तो देखो ये है हमारी कंप्लीट हायरार्की। सबसे ऊपर आती है आपकी ऑब्जेक्ट क्लास, ये तो आपको पता ही है, पेरेंट ऑफ ऑल क्लास। उसके नीचे आता है आइट्रेबल, उसके नीचे आता है कलेक्शन, और हमारे पास अलग अलग तरीके से कलेक्शन होते हैं, लिस्ट, कलेक्शन, क्यू और सेट। अब अगेन इनके अंदर फर्दर एक हायरार्कीज है, जैसे हमारे पास एरे लिस्ट हो सकती है, लिंक लिस्ट हो सकती है, यहाँ पे और भी चीज़ें होती है, जैसे कि वेक्टर हो सकता है, स्टैक हो सकता है, वो हम सब पढ़ेंगे। और क्यू के अंदर भी बहुत सारी क्लासेस हैं, एक एरे डेक है, एक प्रायोरिटी क्यू है, वगैरह वगैरह। और सेट के अंदर भी हमारे पास हैश सेट है, लिंक्ड हैश सेट है, ट्री सेट है, बहुत सारे तरीके हैं। पर ये सारे डेटा को स्टोर करने के तरीके, जिनको डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, ये एक ही अम्ब्रेला के अंदर लाई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जावा का कलेक्शन, राइट। और यहाँ पे यूज होता है अच्छे से पॉलीमॉर्फिज्म का, क्योंकि कुछ मेथड्स मैं यहीं पे डिक्लेयर कर दूंगा। कलेक्शन खुद मेरा एक इंटरफेस है, तो लेट्स से इस इंटरफेस में मैंने एक मेथड डिक्लेयर कर दिया, लेट्स से ऐड। तो आप समझ ही सकते हो, अब इस ऐड को इस लिस्ट के पास भी आ जाएगा, और ये क्यू के पास भी आ जाएगा, और ये सेट के पास भी आ जाएगा। और सेम इस लिस्ट के, क्यू के और सेट के अंदर जो भी हायरार्की होगी, उन सबको ऐड मेथड को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यानी कि मैं सोचूं तो हर डेटा स्ट्रक्चर में मैं किसी एलिमेंट को ऐड तो कर ही सकता हूं, आंसर है यस। तो जिसको भी मैं ऐड कर सकता हूं मैं उसको कलेक्शन में ही डाल देता हूं, है ना। क्यों मैं उनको स्पेसिफिक क्लासेस के अंदर रखूं। तो ये है पूरा का पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क्स का फायदा। अब आइट्रेबल क्या है, कलेक्शंस में कौन कौन से मेथड्स हैं और इनकी अपनी हायरार्की क्या है, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। पर यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, मैंने मैप को इस हायरार्की से बाहर बनाया है। और ये ट्रू भी है कि जावा का जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो अलग है और मैप का फ्रेमवर्क अलग है, ऑल्दो हम पढ़ते इन दोनों को साथ ही हैं। और इसका रीज़न क्या है, इसको हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे, पर मोटा मोटा भी आप समझ लो, क्योंकि मैप की कॉमा वैल्यू दो के साथ डील करता है और ये पूरा का पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क हमारा सिर्फ वैल्यूज़ के साथ डील करता है। इसलिए जावा ने इनको अलग अलग रखा है, एक अलग हायरार्की में रखा है। यहाँ पे मैप के अंदर अपनी फर्दर हायरार्की है, जैसे यहाँ पे भी हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, एक आपका ट्री मैप, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनकी अपनी हायरार्की हम डिस्कस करेंगे। पर यही है हमारा पूरा का पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क। अभी हमने बस इसकी एक हायरार्की समझी है, हर डेटा स्ट्रक्चर का एक थोड़ा सा इंट्रो समझा है। पर अब हम अंदर तक जाएंगे, देखेंगे जावा में लिस्ट, क्यू और सेट कैसे इंप्लीमेंटेड है, क्या क्या इसमें मेथड्स हैं और हम कैसे कैसे इनको यूज़ करते हैं। और अगेन हम अपना कलेक्शन फ्रेमवर्क और आइट्रेबल सबको अच्छे से देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।